टैक्सी में नहीं थी। कबीर तुरंत काम पर लग गया। कुछ ही घंटों में कबीर ने सारी जानकारी निकालकर विराज के सामने रख दी। सर, उनका नाम अनाया वर्मा है, 22 साल की है। उनके पिता पुलिस में है, लेकिन उनकी सौतेली माँ कामिनी और सौतेली बहन तान्या उनके साथ बहुत बुरा सलूक करती हैं। और सर, खबर यह है कि कल रात घर न लौटने की वजह से उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया है। ये सुनते ही विराज के हाथ में थमा कांच का गिलास चकनाचूर हो गया। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक आ गई। घर से निकाल दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक साजिश का शिकार हुई थी? विराज को गुस्सा इस बात पर नहीं था कि अनाया घर से बाहर है, बल्कि इस बात पर था कि किसी ने उसकी ब्लूबेरी को रुलाने की हिम्मत कैसे की। उसने कबीर की तरफ देखा और एक ठंडी क्रूर मुस्कान के साथ कहा, वरुण, उस लड़की पर नजर रखो, उसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और हाँ, उन लोगों का पता लगाओ जिन्होंने मेरे ड्रिंक में नशा मिलाया था। कबीर ने हिचकिचाते हुए बताया, सर, ये काम समीरा मैडम और आपके भाई विक्रांत सर का था। वो आपको नीचा दिखाना चाहते थे। अपने भाई और समीरा की गद्दारी सुनकर विराज हंसा, लेकिन ये हंसी किसी तूफान से कम नहीं थी। उसने तुरंत फोन उठाया और अपने आदमियों को आदेश दिया। अगले 1 घंटे के भीतर शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित समीरा श्रॉफ का आलीशान शोरूम और उसका घर, जो उसने विराज के पैसे और नाम का इस्तेमाल करके बनाया था, सील कर दिया गया। समीरा अपने घर में बैठी नेल पेंट लगा रही थी जब विराज के आदमी वहां घुसे और उसका सामान बाहर फेंकने लगे। ये क्या बदतमीजी है? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? समीरा चिल्लाई। तभी एक आदमी ने उसके सामने लीगल पेपर्स फेंकते हुए कहा, मैडम, जिस घमंड में आप जी रही थी वो सब विराज सर का था। अब ये घर, ये शोरूम सब जब्त हो चुका है। आप सड़क पर आ चुकी हैं। समीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने उसी वक्त अपने साथी विक्रांत को फोन किया, लेकिन विक्रांत खुद एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। उसकी नई कंस्ट्रक्शन साइट, जिसे उसने विराज को नीचा दिखाने के लिए शुरू की थी, रहस्यमयी आग की लपटों में घिरकर खाक हो चुकी थी। विराज ने बिना एक शब्द कहे अपने दुश्मनों की दुनिया उजाड़ दी थी। अब उसका अगला लक्ष्य था अपनी ब्लूबेरी को ढूंढना और उसे अपनी दुनिया बनाना। सड़कों पर भटकती हुई अनाया की आंखों में आंसू सूख चुके थे, लेकिन दिल का दर्द अभी भी ताजा था। उसके पास न रहने को छत थी, न जेब में पैसे। उसे याद आया कि उस काली रात होटल के कमरे से भागते वक्त अनजाने में एक भारी सोने की चेन उसके हाथ लग गई थी। ये चेन शायद उस शख्स की थी जिसने उसकी इज्जत और खुशियां छीन ली थी। भूख और लाचारी ने उसे अपने उसूलों से समझौता करने पर मजबूर कर दिया। वो एक ज्वेलरी शॉप पर गई। दुकानदार ने चेन को परखा और अनाया की हालत देखकर समझ गया कि वो मजबूर है। मैडम, ये चेन विदेशी है, 24 कैरेट गोल्ड। इसके लाखों मिल सकते हैं, लेकिन बिना बिल के मैं आपको सिर्फ 50,000 दे सकता हूँ, दुकानदार ने धूर्तता से कहा। अनाया के पास बहस करने की ताकत नहीं थी। उसने पैसे लिए और वहां से निकल ली। उसने एक सस्ते से होटल में कमरा लिया, ये सोचकर कि कुछ दिन यहाँ रहकर नौकरी ढूंढ लेगी और फिर जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब वो फ्रेश होकर वापस कमरे में आई तो देखा कि उसका बैग खुला पड़ा था और सारे पैसे गायब थे। होटल के किसी स्टाफ ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया था। अनाया वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अब उसके पास सचमुच कुछ नहीं बचा था, न पैसा, न परिवार, न उम्मीद। दूसरी तरफ सिंघानिया कॉरपोरेशन के आलीशान कैबिन में विराज सिंघानिया एक स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा था। उसके वफादार मैनेजर कबीर ने उसे खबर दी, सर, अनाया मैम के पैसे चोरी हो गए हैं। अब वो सड़कों पर नौकरी ढूंढ रही हैं। ये सुनते ही विराज की मुट्ठियां भिज गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी थी। उसने कबीर को आदेश दिया, कबीर, शहर की हर छोटी बड़ी कंपनी को खबर कर दो, अनाया को कहीं भी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। उसे हर जगह से रिजेक्शन मिलना चाहिए, ताकि उसके पास मेरे पास आने के अलावा कोई रास्ता न बचे। वो सिर्फ मेरी कंपनी में काम करेगी, मेरी नजरों के सामने। विराज का यह खेल क्रूर था, लेकिन उसके प्यार का तरीका यही था, साम, दाम, दंड, भेद। अगले कुछ घंटों में अनाया जिस भी कंपनी में गई, उसे धक्के मारकर निकाल दिया गया। उसकी डिग्री और काबिलियत के बावजूद हर दरवाजा उसके लिए बंद था। थक हार कर वो एक आखिरी ऑफिस में गई, जहां मिस्टर शाह बैठे थे। मिस्टर शाह, जो विराज के ही एक सहयोगी थे, उन्होंने अनाया की फाइल देखी और एक गहरी सांस ली। उन्हें विराज का सख्त आदेश था। उन्होंने अनाया को नौकरी देने से मना किया, लेकिन उसकी मासूमियत देखकर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी जेब से एक ब्लैक कार्ड निकाला, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सिंघानिया कॉरपोरेशन। मिस वर्मा, मैं आपको नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन आप इस पते पर जाइए, वहां आपकी काबिलियत की कद्र होगी, मिस्टर शाह ने कहा। अनाया ने कांपते हाथों से वो कार्ड लिया। उसे नहीं पता था कि ये कोई साधारण नौकरी का प्रस्ताव नहीं, बल्कि उस शेर की मांद का न्योता था जो कब से अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। एपिसोड 5, शेर की मांद में। अगली सुबह अनाया सिंघानिया कॉरपोरेशन की गगनचुंबी इमारत के सामने खड़ी थी। कांच और स्टील से बनी ये बिल्डिंग किसी किले से कम नहीं लग रही थी। अनाया ने गहरी सांस ली, अपनी सलवार कमीज को ठीक किया और अंदर कदम रखा। रिसेप्शन एरिया में मॉडर्न कपड़ों में सजी लड़कियों की भीड़ थी। अनाया की सादगी को देखकर रिसेप्शनिस्ट ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा। तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है? अगर नहीं तो निकलो यहाँ से, ये कोई धर्मशाला नहीं है।
रिसेप्शनिस्ट ने ताना मारा। अनाया ने हिम्मत जुटाकर वो ब्लैक कार्ड दिखाया। कार्ड देखते ही रिसेप्शनिस्ट के होश उड़ गए, लेकिन उसकी जलन कम नहीं हुई। उसने उसे रास्ता तो बताया, लेकिन जाते जाते एक भद्दा कमेंट करना नहीं भूली। पता नहीं कैसी कैसी लड़कियां मुंह उठाकर चली आती हैं। ऊपर अपने कैबिन में बैठा विराज सीसीटीवी फुटेज पर यह सब देख रहा था। अनाया के अपमान पर उसका खून खौल उठा। उसने तुरंत इंटरकॉम पर कबीर को आदेश दिया, उस रिसेप्शनिस्ट को अभी मेरे कैबिन में भेजो, अभी इसी वक्त। जब वो लड़की विराज के कैबिन में पहुंची तो उसे लगा कि शायद बॉस उस पर मेहरबान है। उसने अपनी शर्ट का एक बटन खोलकर अपनी अदाएं दिखाने की कोशिश की, लेकिन विराज ने उसे अपनी उस खौफनाक नजर से देखा कि उसकी रूह कांप गई। विराज अपनी कुर्सी पर किसी बादशाह की तरह बैठा था। उसने ठंडी और सख्त आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गेस्ट से बदतमीजी करने की? अपनी औकात में रहो। आज के बाद तुम इस शहर की किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं कर पाओगी। गेट आउट। विराज ने न सिर्फ नौकरी से निकाला, बल्कि उसका करियर भी खत्म कर दिया। ये अनाया के सम्मान के लिए उसकी पहली जंग थी। उधर अनाया कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार कर रही थी। तभी वहां कबीर आया। कबीर ने अनाया की फाइल देखी और बिना किसी इंटरव्यू के कहा, मिस अनाया, आपका रिज्यूमे बेहतरीन है। आपको विराज सर की पर्सनल असिस्टेंट के रूप में चुना गया है। अनाया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बिना इंटरव्यू के और इतनी बड़ी पोस्ट? उसने हैरानी से पूछा। कबीर ने मुस्कुराते हुए उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट रखा। ये कंपनी की पॉलिसी है, आपको हर महीने 2 लाख रुपए सैलरी और रहने के लिए एक लग्जरी फ्लैट मिलेगा। बस आपको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। अनाया के पास न तो छत थी और न ही पैसे, इसलिए ये प्रस्ताव उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने बिना ज्यादा सोचे कांपते हाथों से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने नौकरी के लिए नहीं, बल्कि अपनी आजादी गिरवी रखने के लिए साइन किए थे। अब वो आधिकारिक तौर पर विराज सिंघानिया की थी। एपिसोड 6, लिफ्ट में धड़कनों का शोर। ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए अनाया को 10वें फ्लोर पर जाना था। उसने देखा कि लिफ्ट बंद होने वाली है। वो भागी, लेकिन लिफ्ट छूट गई। तभी उसकी नजर पास वाली प्राइवेट लिफ्ट पर पड़ी, जो खुली हुई थी। बिना ये जाने कि ये लिफ्ट सिर्फ कंपनी के मालिक के लिए है, अनाया उसमें घुस गई। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था, एक लंबा साया अंदर दाखिल हुआ। अनाया ने पलटकर देखा और उसकी सांसें थम गई। उसके सामने वही शख्स खड़ा था जिसे उसने मैगजीन के कवर पेज पर देखा था, विराज सिंघानिया। वो साक्षात किसी ग्रीक गॉड की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा तूफान था जो अनाया को डरा रहा था। विराज ने अनाया को देखा, उसकी नीली आंखों में झांका और मन ही मन मुस्कुराया। हेलो मिस्टर सिंघानिया, मैं आपकी नई पीए अनाया। अनाया ने बड़ी मुश्किल से अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा। विराज ने उसे ऊपर से नीचे तक निहारा, जैसे वो कोई बेशकीमती कलाकृति हो, और अपनी गहरी आवाज में कहा, ये मेरी पर्सनल लिफ्ट है मिस वर्मा, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम मेरी पीए हो तो तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए। तभी लिफ्ट को एक झटका लगा और वो 2 फ्लोर्स के बीच रुक गई। बत्तियां गुल हो गई और घुप अंधेरा छा गया। अनाल को अंधेरे और बंद जगहों से फोबिया था। उसका दम घुटने लगा। लिफ्ट क्यों रुक गई? मुझे बाहर जाना है। वो पैनिक करने लगी। उसका शरीर कांपने लगा और सांसें उखड़ने लगी। विराज ने तुरंत अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। उसने देखा कि अनाया जमीन पर बैठकर बुरी तरह हाँफ रही है। वो तुरंत उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। रिलैक्स अनाया, मैं हूं यहाँ, कुछ नहीं होगा। विराज ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अनाया पर दहशत हावी हो गई थी। वो बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि विराज ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। अनाया का सिर विराज के सीने पर था। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। विराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक अजीब सी तड़प और अधिकार के साथ उसने अनाया के चेहरे को अपने हाथों में भरा। सांस लो ब्लूबेरी, उसने फुसफुसाया, और अगले ही पल उसने अनाया की सांसों को अपनी सांसों से जोड़ दिया। ये सीपीआर देने की कोशिश थी या कुछ और, ये तय करना मुश्किल था, लेकिन उस अंधेरे में विराज के होंठ अनाया के होठों पर थे। वो स्पर्श बिजली के करंट जैसा था। अनाया की बंद आंखों से एक आंसू गिरा। जैसे ही अनाया को थोड़ा होश आया, उसने खुद को विराज के बेहद करीब पाया। लिफ्ट की लाइट वापस आ गई और दरवाजा खुला। सामने खड़े स्टाफ ने जब अपने बॉस को एक लड़की के साथ इस हाल में देखा तो सबके होश उड़ गए। विराज ने सबको अपनी खूंखार नजरों से देखा और दहाड़ा, दफा हो जाओ यहाँ से। उसने अनाया को गोद में उठाया, जो अब भी सदमे में थी, और सीधे अपने कैबिन के अंदर बने एक सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ गया। ये अनाया की इस शेर की दुनिया में पहली एंट्री थी। एपिसोड 7, दबी हुई धड़कनें। विराज सिंघानिया अपने केबिन के अंदर बने उस खुफ्त और आलीशान कमरे में अनाया को अपनी बाहों में लिए दाखिल हुआ। अनाया अभी भी सदमे की स्थिति में थी। उसका शरीर कांप रहा था और चेहरे का रंग उतरा हुआ था। विराज ने उसे बेहद सावधानी से मखमली बिस्तर पर लेटाया, जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो जिसे जरा सी ठेस लगने पर टूटने का डर हो। अनाया ने घबराहट में अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, लेकिन उसकी तेज चलती हुई सांसें उसकी बेचैनी को बयां कर रही थीं। विराज ने बेड साइड टेबल से पानी का गिलास उठाया और अनाया की ओर बढ़ाया। पी लो,
तुम्हें इसकी जरूरत है। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी जो उसके सख्त व्यक्तित्व से बिल्कुल नहीं मेल खाती थी। अनाया ने कांपते हाथों से गिलास थाम लिया और एक ही सांस में पानी पी गई। पानी पीते वक्त कुछ बूंदें उसके होठों से फिसलकर उसकी गर्दन तक आ गईं। विराज की नजरें उन बूंदों का पीछा कर रही थी और एक पल के लिए वो सब कुछ भूलकर बस उसे निहारता रहा। लिफ्ट में पसीने और घबराहट की वजह से अनाया के बाल उसके माथे और गालों से चिपक गए थे। विराज ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और बड़ी कोमलता से उन लटों को उसके चेहरे से हटाया। उसके स्पर्श से अनाया सिहर उठी और थोड़ा पीछे खिसक गई। अनाया को खुद से दूर जाता देख विराज की आंखों में एक पल के लिए दर्द भरा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। विराज ने अनाया का हाथ अपने हाथ में लिया जो अभी भी ठंडा पड़ गया था। उसने अपनी उंगलियों से उसकी हथेली को रगड़ते हुए गर्माहट देने की कोशिश की। रिलैक्स अनाया, यहाँ तुम सुरक्षित हो, कोई तुम्हें यहाँ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, विराज ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। फिर वो खड़ा हो गया और अपनी जैकेट ठीक करते हुए बोला, तुम्हें आराम की जरूरत है, यहीं लेटी रहो। तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर और बाकी फॉर्मेलिटीज कबीर देख लेगा। तुम्हें आज काम करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन बाहर जाते ही उसने दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया। वो अपने मुख्य केबिन में अपनी कुर्सी पर जा बैठा और लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। स्क्रीन पर उस गुप्त कमरे की लाइव फीड चल रही थी। वो अनाया को सोते हुए देख रहा था। उसे इस तरह बेसुध और सुकून से सोते देख विराज के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। उसने अपनी दराज से सिगरेट का पैकेट निकाला और उसे सुलगाते हुए धुएं के छल्ले हवा में उड़ाने लगा। उसका दिल और दिमाग सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। अब मैं तुम्हें अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कबीर का नाम था। विराज ने फोन उठाया और उसकी आवाज फिर से सख्त और आदेशात्मक हो गई। हाँ कबीर, बोलो, क्या ऑफिस में सब ठीक है? कबीर ने जवाब दिया, जी सर, मैंने सब चेक कर लिया है। किसी को कानों कान खबर नहीं है कि लिफ्ट में क्या हुआ था। सब अपने काम पर लग गए हैं। विराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, गुड। और सुनो कबीर, वो काम हो गया जिसके लिए मैंने कहा था। कबीर की आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन उसने जवाब दिया, जी सर, तैयारी पूरी है। आपका इशारा मिलते ही धमाका हो जाएगा। विराज के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। तो फिर देर किस बात की, शुरू करो। जिन्होंने मेरे नशे का फायदा उठाया और मेरी ब्लूबेरी को तकलीफ दी, आज उनकी दुनिया उजड़ने का वक्त आ गया है। उसने फोन काट दिया और एक बार फिर स्क्रीन पर सो रही अनाया को देखा, जैसे उससे वादा कर रहा हो कि उसका बदला पूरा होने वाला है। एपिसोड 8, बादशाह का प्रतिशोध। शहर के एक पॉश इलाके में स्थित एक आलीशान अपार्टमेंट में समीरा श्रॉफ अपनी जीत के नशे में चूर थी। वो अपने सोफे पर बैठकर बड़े इत्मीनान से अपने पैरों के नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी। उसके दिमाग में अभी भी वही सपना चल रहा था कि कैसे उसने विराज को ड्रग्स देकर फंसाया था और जल्द ही वो सिंघानिया खानदान की बहू बनने वाली है। तभी अचानक उसके घर की डोरबेल लगातार बजने लगी। समीरा झुंझला उठी। कौन है इस वक्त? किसी को चैन नहीं है क्या? बड़बड़ाते हुए उसने दरवाजा खोला। सामने 4 हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे, जिनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। वे बिना अनुमति के घर के अंदर घुस आए। समीरा चिल्लाई, ए, कौन हो तुम लोग और मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? निकलो यहाँ से। लेकिन उन आदमियों ने उसकी चीख प्रकार को अनसुना कर दिया और इत्मीनान से सोफे पर बैठ गए। उनमें से एक ने व्यंग भरी हंसी के साथ कहा, क्या बात है समीरा मैडम, क्या सोचा था? शेर की मांद में हाथ डालोगी और बच जाओगी? हमारे बॉस के खिलाफ साजिश रचने का अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। समीरा का चेहरा पीला पड़ गया। बॉस? कौन बॉस? उसने हकलाते हुए पूछा। तभी दूसरे आदमी ने उसके सामने कुछ कानूनी दस्तावेज फेंक दिए। पढ़ लो इन्हें, उसने रूखेपन से कहा। समीरा ने कांपते हाथों से कागज उठाए। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वे बेदखली के नोटिस थे। उसका आलीशान शोरूम, उसका ब्रांड, यहाँ तक कि जिस घर में वो खड़ी थी, सब कुछ सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम था। विराज ने ये सब उसे दिया था और अब एक ही झटके में सब वापस ले लिया था। ये झूठ है, मैं इस पर साइन नहीं करूंगी, समीरा चीखी। वो आदमी खड़ा हुआ और डराने वाले अंदाज में उसके करीब आया। साइन तो तुम कर चुकी हो जब तुमने विराज के ड्रिंक में नशा मिलाया था। अब ये घर, ये शोरूम सब जब्त है। तुम्हारे पास 1 मिनट है, जो उठा सकती हो उठा लो और निकल जाओ यहाँ से। इससे पहले कि समीरा कुछ कर पाती, उन आदमियों ने उसका सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। उसे धक्के मारकर घर से बाहर सड़क पर गिरा दिया गया। अब जाओ अपने गाँव और वहीं रहो, यहाँ दोबारा नजर आई तो अंजाम बुरा होगा, कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। समीरा सड़क पर पड़ी रोती रही। उसका सारा घमंड धूल में मिल चुका था। उसी वक्त सिंघानिया मैंशन में विक्रांत सिंघानिया अपने कमरे में रिलैक्स कर रहा था, ये सोचकर कि विराज की बदनामी की खबर जल्द ही आएगी। तभी उसका फोन बजा। कॉल उसकी नई कंस्ट्रक्शन साइट के मैनेजर का था।
सर सर बहुत बुरा हुआ, साइट पर आग लग गई है, सब कुछ जलकर खाक हो गया सर। फायर ब्रिगेड आई है लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही। विक्रांत के हाथ से फोन छूटकर गिर पड़ा। ये प्रोजेक्ट उसका सपना था जिसके जरिए वो विराज को पछाड़ना चाहता था। वो बदहवास होकर साइट की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि करोड़ों का प्रोजेक्ट धूं धूं कर जल रहा था। वो घुटनों के बल बैठ गया, उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी उसका फोन फिर बजा। स्क्रीन पर नाम था विराज। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से विराज की ठंडी और क्रूर हंसी सुनाई दी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज बड़े भैया? विराज ने तंज कसा। विराज, तुमने ये सब किया है? तुम अपने ही भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? विक्रांत ने गुस्से और बेबसी में चिल्लाया। विराज की आवाज अब पत्थर जैसी सख्त हो गई। भाई, तुमने भाई होने का हक उसी दिन खो दिया जब तुमने उस 2 कौड़ी की औरत के साथ मिलकर मुझे बर्बाद करने की साजिश रची थी। शुक्र मनाओ कि मैंने सिर्फ तुम्हारी साइड जलाई है, तुम्हारी इज्जत नहीं उछाली। इसे एक वार्निंग समझना। अगली बार अगर मेरे रास्ते में आए तो राख समेटने के लिए भी नहीं बचोगे। एपिसोड 9, एक नई शुरुआत। विराज के केबिन के अंदर बने सीक्रेट रूम में अनाया गहरी नींद से जागी। उसने देखा कि वो अभी भी उसी आलीशान कमरे में थी। घड़ी की तरफ नजर गई तो दोपहर ढल चुकी थी। वो हड़बड़ा कर उठी और बाहर आई। केबिन में विराज अपनी कुर्सी पर बैठा फाइलें देख रहा था। अनाया को देखते ही उसने लैपटॉप बंद किया और उसकी ओर देखा। नींद पूरी हो गई? उसने पूछा। अनाया ने नजरें झुकाकर हाँ में सिर हिलाया। वो अपना पर्स उठाकर जाने लगी। सर, अब मुझे चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। विराज ने उसे रोका। रुको अनाया, कबीर ने तुम्हें बताया होगा कि कंपनी की तरफ से तुम्हें रहने के लिए फ्लैट मिलेगा? अनाया ने हैरानी से देखा। जी, लेकिन अभी? विराज अपनी कुर्सी से उठा और उसके पास आकर खड़ा हो गया। हाँ, अभी। तुम आज ही शिफ्ट हो सकती हो। कबीर तुम्हें चाबी दे देगा और कल सुबह शार्प ऑफिस आ जाना। मुझे लेट लतीफी पसंद नहीं है। अनाया ने सिर हिलाया और केबिन से बाहर निकल गई। लिफ्ट का इंतजार करने के बजाय अनाया ने सीढ़ियों से जाने का फैसला किया। वो उन अनजान रास्तों और लिफ्ट की घटनाओं से बचना चाहती थी। जैसे जैसे वो नीचे उतर रही थी उसे स्टाफ की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अरे, ये तो वही लड़की है जो बॉस के साथ लिफ्ट में फंसी थी, एक कर्मचारी ने कहा। हाँ, और सीधे केबिन में भी ले गए थे सर इसे। जरूर कोई खास बात है, दूसरी ने जवाब दिया। अनाया ने इन बातों को अनसुना करने की कोशिश की लेकिन उसके गाल लाल हो गए थे। वो अपना सिर झुकाए तेज कदमों से बिल्डिंग से बाहर निकलने लगी। उसे लग रहा था कि हर नजर उसी का पीछा कर रही है। वो जल्दी जल्दी मुख्य द्वार की तरफ बढ़ी लेकिन उसका ध्यान भटका हुआ था। अचानक वो एक सख्त चट्टान जैसी चीज से टकराई। ओह सॉरी, मैंने देखा नहीं। अनाया ने घबराते हुए माफी मांगी और सिर उठाया। सामने कोई और नहीं, खुद विराज सिंघानिया खड़ा था। वो शायद कहीं बाहर जाने के लिए निकल रहा था या शायद उसी का इंतजार कर रहा था। अनाया उसे देखकर 2 कदम पीछे हट गई। विराज ने अपनी जेब से एक चाबी का गुच्छा निकाला और अनाया की हथेली पर रख दिया। तुम चाबी लेना भूल गई थी अनाया, ये लो तुम्हारे नए घर की चाबी, विराज ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। अनाया हैरान रह गई। कंपनी का सीईओ जिसके पास दुनिया भर का काम है, वो खुद उसे चाबी देने आया है। थैंक यू सर, अनाया ने मुश्किल से कहा और वहां से भाग खड़ी हुई। विराज वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर एक सुकून था। उसने कबीर को इशारा किया जिसने दूर से अनाया पर नजर रखी हुई थी। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया था। हर कोई खिड़की और दरवाजों से ये नजारा देख रहा था कि द ग्रेट विराज सिंघानिया एक मामूली असिस्टेंट के लिए गेट पर खड़ा है। ये खबर जंगल की आग की तरह फैलने वाली थी। एपिसोड 10, मखमली पिंजरा। अनाया अपने नए घर के सामने खड़ी थी। हाथ में वो चाबी थी जो खुद विराज सिंघानिया ने उसे दी थी। उसने कांपते हाथों से ताला खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कोई साधारण फ्लैट नहीं बल्कि एक बेहद आलीशान पेंट हाउस था। संगमरमर के फर्श, महंगे झूमर, मखमली सोफे और दीवारों पर लगी बेशकीमती पेंटिंग्स, हर चीज से रईसी टपक रही थी। अनाया को एक पल के लिए लगा कि वो किसी गलत पते पर आ गई है। उसने कबीर को कॉल करने के लिए फोन निकाला लेकिन फिर उसे याद आया कि विराज ने खुद उसे ये चाबी दी थी। वो धीरे धीरे अंदर गई। किचन में जाकर देखा तो फ्रिज ताजे फलों, सब्जियों और जूस से भरा हुआ था। हर सुख सुविधा मौजूद थी लेकिन अनाया को अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। ये घर उसे घर कम और एक मखमली पिंजरा ज्यादा लग रहा था, जहां हर सुविधा तो थी लेकिन उसकी अपनी मर्जी की कोई जगह नहीं थी। उसे महसूस हुआ कि वो किसी अदृश्य जाल में फंसती जा रही है जिसकी डोर विराज सिंघानिया के हाथों में है। उसी रात सिंघानिया मैंशन में सन्नाटा पसरा हुआ था। लिविंग रूम में विक्रांत सिंघानिया सिर पकड़े बैठा था। उसकी आंखों में हार और गुस्से के आंसू थे। उसकी कंस्ट्रक्शन साइट जलकर राख हो चुकी थी जिसका मतलब था करोड़ों का नुकसान और बाजार में बदनामी। तभी वहां विराज आया। वो बहुत शांत और रिलैक्स दिख रहा था। उसने पास बैठी अपनी भाभी जानवी के कंधे पर हाथ रखा और बड़े प्यार से पूछा, भाभी आप परेशान क्यों हैं? भाई का बिजनेस लॉस हुआ है, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। जानवी ने नम आंखों से विराज को देखा और कहा,
विराज, तुम कितने अच्छे हो, काश सब तुम्हारी तरह समझदार होते। विराज ने एक तिरछी मुस्कान के साथ विक्रांत की ओर देखा जो उसे घूर रहा था। विराज धीरे से चलकर विक्रांत के पास गया और उसके कान में फुसफुसाया, देखा भाई साहब, इसे कहते हैं कर्म। आपने मेरे ड्रिंक में नशा मिलाकर मुझे गिराना चाहा था, मैंने आपकी पूरी दुनिया जला दी, और हाँ, घर में किसी को भनक भी नहीं लगने दी कि ये मैंने किया है। इसे कहते हैं शह और मात। विक्रांत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। वो जानता था कि विराज के खिलाफ एक शब्द भी उसे सड़क पर ला सकता है। विराज ने मुस्कुराते हुए जानवी से कहा, भाभी, मुझे भूख लगी है, आज आपके हाथ की खीर खाने का मन है। वो इत्मीनान से डाइनिंग टेबल पर जा बैठा, जबकि विक्रांत अपनी बेबसी की आग में जलता रहा। एपिसोड 11, कॉफी, गुस्सा और वो नीली आंखें। अगली सुबह सिंघानिया कॉर्पोरेशन में अनाया का पहला दिन था। वो समय से 10 मिनट पहले ही पहुंच गई थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी। वो अपनी डेस्क पर बैठकर फाइलों को समझ रही थी। तभी उसे कबीर ने बताया, अनाया, विराज सर अपनी ब्लैक कॉफी का इंतजार कर रहे हैं, ध्यान रहे बिना चीनी की और एकदम गर्म। अनाया जल्दी से पैंट्री में गई और कॉफी बनाकर कांपते हाथों से कैबिन की ओर बढ़ी। कैबिन के बाहर उसे एक एचआर एग्जीक्यूटिव मानव मिल गया। मानव ने मुस्कुराते हुए अनाया से पूछा, हाय, तुम नहीं हो? मैं मानव, कोई मदद चाहिए? अनाया ने शिष्टाचार में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी नहीं, शुक्रिया। अंदर अपने कैबिन में बैठा विराज सीसीटीवी पर यह सब देख रहा था। अनाया को किसी और लड़के से बात करते और मुस्कुराते देख उसके अंदर जलन की एक लहर दौड़ गई। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। जैसे ही अनाया कैबिन में दाखिल हुई, विराज का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। अनाया ने डरते हुए कॉफी का मग टेबल पर रखा और कहा, सर, आपकी कॉफी। विराज ने कॉफी की तरफ देखा भी नहीं। उसने एक झटके से वो मग उठाकर दीवार पर दे मारा। चीनी मिट्टी का मग चकनाचूर हो गया और गर्म कॉफी के छींटे अनाया के हाथ और पैरों पर पड़े। अनाया की चीख निकल गई, तुम्हें यहाँ काम करने के लिए रखा गया है, लड़कों के साथ गप्पे लड़ाने के लिए नहीं, विराज ने दहाड़ा। अनाया दर्द और डर के मारे रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही विराज ने उसकी आंखों में आंसू देखे, उसका गुस्सा पल भर में काफूर हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपनी कुर्सी से उछला और तेजी से अनाया के पास पहुंचा। वो घुटनों के बल बैठ गया और उसने अनाया के जलते हाथ को अपने हाथों में ले लिया। उसकी आवाज अब नर्म और फिक्रमंद थी, दिखाओ मुझे, ज्यादा जल गया क्या? अनाया ने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। विराज ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और अपनी जेब से रुमाल निकालकर पोंछने लगा। उसने अनाया की नीली आंखों में झांका जो आंसुओं से भरी थी और एक अजीब सी दीवानगी के साथ कहा, आई हेट टीयर्स इन योर आईज ब्लूबेरी, खबरदार जो दोबारा रोई। अनाया सन्न रह गई। वो समझ नहीं पाई कि ये इंसान अभी राक्षस बना था और अब इतनी परवाह क्यों कर रहा है, और ये ब्लूबेरी क्या था। विराज ने उसे सोफे पर बिठाया और खुद उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेने दौड़ा। एपिसोड 12, साजिश की दावत। दोपहर होते होते ऑफिस में एक खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। विराज सिंघानिया ने आज रात सभी कर्मचारियों के लिए एक ग्रैंड डिनर पार्टी रखी थी। वजह बताई गई एक बड़ी डील का फाइनल होना, लेकिन असल वजह सिर्फ कबीर और विराज जानते थे। विराज ऑफिस के माहौल में अनाया के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था। उसे अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहता था। ऑफिस की फीमेल स्टाफ, खासकर तानिया, जो पहले मेघा थी और अब एचआर हेड थी, बहुत उत्साहित थी। तानिया को विराज पर बहुत बड़ा क्रश था और वो हमेशा अनाया को नीचा दिखाने के मौके ढूंढती रहती थी। उसे जलन थी कि एक मामूली सी पीए को बॉस इतना भाव क्यों दे रहे हैं। शाम को पार्टी शुरू हुई। हॉल जगमगा रहा था। अनाया ने एक साधारण सा सलवार कमीज पहना था, फिर भी वो सबसे अलग और खूबसूरत लग रही थी। उसकी सादगी ने विराज का दिल फिर से जीत लिया। वो दूर से खड़ा होकर वाइन का ग्लास हाथ में लिए बस अनाया को ही निहार रहा था। तानिया ने ये नोटिस कर लिया। जलन के मारे उसका बुरा हाल था। उसने अनाया को सबक सिखाने की ठानी। तानिया बार काउंटर पर गई और वेटर को पैसे देकर एक ग्लास जूस में नशीली गोलियां मिला दी। ये जूस उस नई लड़की अनाया को दे दो, तानिया ने वेटर को आदेश दिया। उसका प्लान था कि अनाया सबके सामने तमाशा करे और विराज की नजरों से गिर जाए। वेटर अनाया के पास गया और अदब से बोला, मैम, ये फ्रेश जूस है, सर की तरफ से। अनाया को लगा शायद विराज ने भेजा होगा, इसलिए उसने मना नहीं किया और जूस पी लिया। कुछ ही देर में उसका सिर चकराने लगा। उसे गर्मी लगने लगी और सब कुछ धुंधला होने लगा। वो लड़खड़ाने लगी। विराज, जो बाज की तरह उसी पर नजर रखे हुए था, समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि अनाया गिरती, विराज ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अनाया ने नशीली आंखों से उसे देखा और बड़बड़ाई, सर, मुझे घर जाना है। विराज ने उसे गोद में उठा लिया। पूरे स्टाफ के सामने बिना किसी की परवाह किए वो उसे लेकर बाहर निकल गया। तानिया कोने में खड़ी दांत पीसती रह गई, क्योंकि उसका प्लान उल्टा पड़ गया था। अनाया बेइज्जत होने के बजाय विराज की बाहों में थी। एपिसोड 13, नशा और जुनून। विराज अपनी कार को तूफानी रफ्तार से दौड़ाते हुए अनाया के फ्लैट तक पहुंचा। अनाया की हालत खराब हो रही थी। नशीली दवा के असर से उसे बहुत गर्मी लग रही थी और वो होश खो रही थी। विराज ने उसे गोद में उठाया और फ्लैट के अंदर ले गया। उसने उसे सोफे पर बिठाया और पानी लाने के लिए किचन की तरफ मुड़ा। जब वो वापस आया तो नजारा देखकर उसके कदम ठिठक गए।
अनाया को इतनी गर्मी लग रही थी कि उसने अपना दुपट्टा फेंक दिया था और वो बेचैनी में अपनी कमीज के बटन खोलने की कोशिश कर रही थी। बहुत गर्मी है, पानी, वो कराह रही थी। विराज ने अपनी नजरों को फेरने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर का शैतान और प्रेमी दोनों आपस में लड़ रहे थे। वो उसके पास गया और उसे पानी पिलाया, लेकिन पानी पीते पीते अनाया ने बोतल अपने ऊपर ही गिरा ली, जिससे उसके कपड़े भी भीग गए। मुझे नहाना है, अनाया ने जिद की। उसकी हालत देखकर विराज ने उसे संभाला और बाथरूम की तरफ ले गया। उसने शावर चलाया ताकि ठंडा पानी अनाया के नशीले बुखार को कम कर सके। पानी की बौछार के नीचे खड़े होते ही अनाया ने विराज को खींच लिया। वो पूरी तरह भीग चुकी थी और दवा के असर में उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रही है। उसने विराज के कॉलर को पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। आप मुझे छोड़कर मत जाओ, अनाया ने नशे में कहा और अपने होंठ विराज के होंठों पर रख दिए। विराज के लिए ये पल किसी परीक्षा से कम नहीं था। उसकी रूह अनाया को चाहती थी, लेकिन वो उसका फायदा नहीं उठाना चाहता था। कम से कम इस हालत में तो बिल्कुल नहीं। उसने एक पल के लिए अनाया को किस किया, एक किस जिसमें भूख थी, तड़प थी और सालों का इंतजार था। लेकिन फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को पीछे खींच लिया। अनाया अभी भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। विराज ने एक तौलिया उठाया और अनाया को उसमें लपेट दिया। उसने उसे गोद में उठाकर बेडरूम में लिटाया। अनाया अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए थी। रुक जाओ, वो बुदबुदाई। विराज ने उसके माथे को चूमा और भारी आवाज में कहा, आज नहीं ब्लूबेरी, मैं तुम्हें तब अपना बनाऊंगा जब तुम होश में होगी, जब तुम मेरी आंखों में देखकर कहोगी कि तुम मेरी हो। आज की रात बस एक सपना है। उसने अनाया को रजाई ओढ़ाई, एसी का टेम्परेचर सेट किया और भारी कदमों से बाहर निकल गया। वो जानता था कि आज उसने एक लाइन क्रॉस करने से खुद को रोक लिया है, लेकिन उसका जुनून अब और भी गहरा हो चुका था। एपिसोड 14, पोहा, प्यार और एक मीठी सुबह। अगली सुबह जब अनाया की आंखें खुलीं तो सूरज की किरणें उसके आलीशान बेडरूम में झांक रही थीं। उसका सिर अभी भी थोड़ा भारी था और कल रात की यादें धुंधली थीं। उसे बस इतना याद था कि वो पार्टी में थी, फिर उसे गर्मी लगने लगी और फिर सब कुछ अंधेरे में खो गया। उसने खुद को आईने में देखा। उसने वही कपड़े पहने थे जो कल रात पहने थे, बस दुपट्टा नदानब था। एक अजीब सी उलझन के साथ वो फ्रेश हुई और किचन की ओर बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो घर कैसे पहुंची, लेकिन भूख ने उसके विचारों पर विराम लगा दिया। अनाया ने देखा कि फ्रिज और अलमारियां राशन से भरी हुई हैं। उसने अपने पसंदीदा पोहा बनाने का फैसला किया। वो गुनगुनाते हुए प्याज और टमाटर काट रही थी, तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोलते ही उसके सामने विराज सिंघानिया खड़ा था। वो एक कैजुअल लेकिन महंगे ट्रैक सूट में था, जैसे अभी जिम से आया हो। उसके चेहरे पर एक ताजगी थी जो अनाया के दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी थी। विराज ने एक नजर अनाया को देखा, उसके गीले बाल और चेहरे पर बिना मेकअप की मासूमियत। वो सीधे अंदर आया और सोफे पर बैठते हुए बोला, गुड मॉर्निंग ब्लूबेरी, क्या खुशबू आ रही है? आज नाश्ते में क्या बना रही हो? अनाया थोड़ा हिचकिचाई और बोली, सर वो मैंने पोहा बनाया है, अगर आपको कुछ और पसंद है तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ। विराज ने एक शैतानी मुस्कान के साथ उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मन ही मन सोचा, मैं तो तुम्हें खाना चाहता हूँ, लेकिन जुबान से बोला, नहीं मुझे पोहा पसंद है, ले आओ। दोनों डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठे थे। अनाया ने डरते डरते विराज को पोहा परोसा। विराज ने पहला निवाला खाया और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अनाया की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे हाथों में जादू है अनाया, ऐसा लगता है जैसे मैं ये रोज खा सकता हूँ। अनाया शर्म से लाल हो गई। विराज ने कल रात के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, जिससे अनाया को थोड़ी राहत मिली। लेकिन विराज की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे कोई राज जो सिर्फ वो जानता हो। नाश्ते के बाद विराज ने कहा, चलो तैयार हो जाओ, हम साथ में ऑफिस चलेंगे। अनाया ने विरोध करना चाहा, लेकिन विराज के आदेश के आगे उसकी एक न चली। एपिसोड 15, कांच का टुकड़ा और बहता दर्द। आज ऑफिस में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। विराज एक बहुत बड़ी डील को लेकर गंभीर था और अपने कैबिन में पूरी तरह काम में डूबा हुआ था। अनाया, जिसे अभी काम का ज्यादा तजुर्बा नहीं था, अपनी फाइलों के साथ संघर्ष कर रही थी। उसे याद आया कि विराज की ब्लैक कॉफी का वक्त हो चुका है। वो कॉफी लेकर कैबिन की तरफ बढ़ी। विराज इस वक्त अपनी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े देख रहा था और उसका मूड बेहद खराब था। अनाया ने बिना नॉक किए दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। विराज को लगा कि शायद कबीर या कोई और कर्मचारी है जिसने बिना इजाजत अंदर आने की गुस्ताखी की है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बिना देखे ही उसने अपने मेज पर रखा भारी क्रिस्टल पेपरवेट उठाया और दरवाजे की तरफ पूरी ताकत से दे मारा। हाउ डेयर यू, वो दहाड़ा, लेकिन अगले ही पल एक दर्दनाक चीख ने उसे सन्न कर दिया। पेपरवेट सीधे अनाया के पैर पर जाकर लगा। चोट इतनी तेज थी कि अनाया का संतुलन बिगड़ गया और हाथ में थमा गर्म कॉफी का मग उसके उसी पैर पर गिर पड़ा। आह! अनाया जमीन पर गिर पड़ी। दर्द से कराहते हुए उसने अपना पैर पकड़ लिया। पूरा कैबिन उसकी सिसकियों से गूंज उठा। विराज ने जैसे ही सामने देखा, उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया।
उसने अपनी अनाया को जमीन पर दर्द से तड़पते हुए देखा। विराज अपनी कुर्सी से कूदकर अनाया के पास पहुंचा। उसका गुस्सा पल भर में पछतावे और घबराहट में बदल गया। वो घुटनों के बल बैठ गया और अनाया के पैर को छूने की कोशिश करने लगा। अनाया, ओह गॉड, आई एम सॉरी, मुझे लगा कोई और है। विराज की आवाज कांप रही थी, लेकिन अनाया दर्द और डर की वजह से पीछे खिसक रही थी। दूर रहिए, प्लीज मत छुइए, बहुत दर्द हो रहा है, वो रोते हुए बोली। विराज ने उसकी नादानी पर ध्यान नहीं दिया। उसने अनाया को अपनी गोद में उठाया और सोफे पर लेटा दिया। उसने कबीर को चिल्लाकर बुलाया, कबीर, डॉक्टर को कॉल करो अभी। बाहर खड़ी एचआर हेड नताशा, पुरानी मेघा ये सब देख रही थी। नताशा ने फुसफुसाते हुए कहा, देखा नौटंकी, जरूर बॉस को फंसाने के लिए ये ड्रामा कर रही है। लेकिन कबीर ने उसे घूर कर चुप करा दिया। विराज ने अनाया के जलते हुए पैर पर बाम लगाया और धीरे से फूंक मारी। दुनिया का सबसे सख्त बॉस आज एक लड़की के चरणों में बैठकर उसकी तीमारदारी कर रहा था। एपिसोड 16, अधिकार और जलन। विराज ने अनाया को गोद में उठाया और पूरे ऑफिस के सामने से उसे लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था कि किसी ने भी ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। वो सीधे अनाया के पेंट हाउस पहुंचा। कबीर को उसने डॉक्टर लाने के लिए भेजा था, लेकिन ट्रैफिक की वजह से कबीर को थोड़ी देर हो गई। विराज का सब्र का बांध टूट रहा था। वो बार बार अनाया के सूजे हुए पैर को देख रहा था और खुद को कोस रहा था। तभी डोरबेल बजी। कबीर एक डॉक्टर के साथ खड़ा था। विराज ने दरवाजा खोला, लेकिन सामने एक मर्द डॉक्टर को देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। विराज के दिमाग में सिर्फ एक बात आई, ये डॉक्टर अनाया के पैर को छुएगा। ये विचार ही उसे पागल करने के लिए काफी था। डॉक्टर ने अंदर जाने की कोशिश की, सर पेशेंट कहाँ है? लेकिन विराज ने रास्ता रोक लिया। दफा हो जाओ यहाँ से, विराज ने गुर्राते हुए कहा। डॉक्टर और कबीर दोनों सन्न रह गए। सर इलाज तो करना पड़ेगा ना, कबीर ने डरते हुए कहा। विराज ने कबीर का कॉलर पकड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मेल डॉक्टर को लाने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो मेरी ब्लूबेरी को छुएगा? मुझे अगले 10 मिनट में एक लेडी डॉक्टर चाहिए, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। कबीर की हालत खराब हो गई। उसने तुरंत फोन घुमाया और शहर की सबसे बेस्ट फीमेल डॉक्टर को डबल फीस देकर बुलाया। विराज कमरे में वापस गया। अनाया अभी भी दर्द में थी। विराज उसके पास बैठा और उसके माथे को चूमते हुए बोला, बर्दाश्त करो जान, डॉक्टर बस आ रही है। उसकी आंखों में अनाया के लिए जो दीवानगी थी वो किसी को भी डरा सकती थी और किसी को भी पिघला सकती थी। थोड़ी देर में लेडी डॉक्टर आई और उसने अनाया के पैर की पट्टी की। डॉक्टर ने कहा, इन्हें 2-3 दिन के बेड रेस्ट की जरूरत है। विराज ने तुरंत फैसला किया, अनाया अब कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी, उसकी नजरों में, उसकी हिफाजत में। उसने कबीर को एक मेड का इंतजाम करने का हुक्म दिया और खुद अनाया के पास बैठकर उसे निहारने लगा। एपिसोड 17, तहखाने का अंधेरा। अगले दिन की शुरुआत एक बड़े धमाके के साथ हुई। न्यूज चैनल्स पर विराज और अनाया की तस्वीरें चल रही थी। वही तस्वीरें जब विराज उसे गोद में उठाकर ऑफिस से ले जा रहा था। हेडलाइंस चीख रही थी, बिजनेस टाइकून विराज सिंघानिया की सीक्रेट गर्लफ्रेंड। अनाया ने जब टीवी पर यह देखा तो वो रो पड़ी, लेकिन विराज का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। उसने टीवी का रिमोट दीवार पर दे मारा और कबीर को कॉल किया। ये खबर किसने लीक की और वो फोटो किसने खींची? मुझे वो इंसान मेरे पैरों में चाहिए अगले 1 घंटे में। विराज ऑफिस पहुंचा। उसने अपने केबिन में बनी एक गुप्त बुकशेल्फ को हटाया, जिसके पीछे एक अंधेरा रास्ता तहखाने की ओर जाता था। ये वो जगह थी जहां विराज सिंघानिया के दुश्मन अपनी आखिरी सांसें गिनते थे। नीचे अंधेरे में एक कुर्सी पर नताशा यानी एचआर हेड और उसका एक दोस्त बंधे हुए थे। नताशा के मुंह पर टेप लगा था और वो बुरी तरह कांप रही थी। विराज धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके कदमों की आवाज किसी मौत की दस्तक जैसी थी। वो उनके सामने रखी एक शाही कुर्सी पर बैठ गया और कबीर को इशारा किया। कबीर ने नताशा के मुंह से टेप हटाया। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बस मजाक में। नताशा गिड़गिड़ाने लगे। विराज ने एक ठंडी मुस्कान के साथ उसे देखा। मजाक? तुमने मेरी ब्लूबेरी को बदनाम करने की कोशिश की, इसे तो मजाक कहती हो? और हाँ, मुझे पता चला है कि उस पार्टी में नशीली दवा भी तुमने ही पिलाई थी। विराज उठा और नताशा के करीब गया। उसने अपने जूते की एड़ी से नताशा के उस पैर को कुचल दिया जिससे उसने अनाया के बारे में अपशब्द कहे थे। नताशा की चीखें तहखाने में गूंज उठी। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरी चीजों को हाथ लगाते हैं। विराज ने एक बटन दबाया और दीवार का एक हिस्सा खुल गया। वहां से 2 खूंखार कुत्ते मैक्स और रॉक्सी गुर्राते हुए बाहर निकले। वो भूखे थे और विराज के इशारे का इंतजार कर रहे थे। विराज ने नताशा की ओर इशारा किया और पीछे मुड़ गया। तहखाने का दरवाजा बंद होते ही नताशा की चीखें हमेशा के लिए खामोश हो गई। विराज ने साबित कर दिया था कि अनाया उसकी है और जो उसकी तरफ बुरी नजर डालेगा उसका अंजाम सिर्फ मौत होगा। एपिसोड 18, तमाशा और एक गूंजता थप्पड़। अगले दिन सिंघानिया कॉर्पोरेशन में काम अपनी रफ्तार पर था, लेकिन अनाया का दिल जोरों से धड़क रहा था। न्यूज चैनल्स पर विराज और उसकी तस्वीरें वायरल हो चुकी थीं। हालांकि विराज ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके आधे घंटे के अंदर ही वो न्यूज हटवा दी थी, लेकिन नुकसान हो चुका था।
अनाया अपनी डेस्क पर सिर झुकाए बैठी थी, तभी रिसेप्शन से एक गार्ड दौड़ता हुआ आया। मिस अनाया, बाहर कुछ लोग आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, वे काफी गुस्से में लग रहे हैं, गार्ड ने घबराते हुए कहा। अनाया का दिल बैठ गया, उसे अंदाजा हो गया था कि ये कौन लोग हो सकते हैं। वो कांपते कदमों से ऑफिस के बाहर आई। सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां उसके पिता आलोक वर्मा, सौतेली माँ कामिनी और सौतेली बहन तान्या खड़ी थी। अनाया ने कभी नहीं सोचा था कि वो लोग उसके ऑफिस तक पहुंच जाएंगे। कामिनी और तान्या तो गगनचुंबी इमारत को देखकर ही दंग थीं, लेकिन आलोक की आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। अनाया धीरे धीरे उनके पास पहुंची। पापा, उसके मुंह से मुश्किल से आवाज निकली, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, कामिनी आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ अनाया के गाल पर जड़ दिया। चटाक की आवाज पूरे प्रांगण में गूंज गई। वहां मौजूद स्टाफ सन्न रह गया। बेशर्म लड़की, हमारी इज्जत का तमाशा बनाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? कामिनी चिल्लाई। न्यूज पर अपनी तस्वीरें छपवा रही है तू? पहले घर से भागकर मुंह काला करवाया और अब यहाँ अपने अमीर बॉस के साथ रंगरेलियां बना रही है। तूने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। अनाया गाल पर हाथ रखे आंसुओं से भरी आंखों से अपने पिता की ओर देख रही थी, लेकिन आलोक ने मुंह फेर लिया। तान्या पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी, उसे अनाया की बेइज्जती देखकर सुकून मिल रहा था। कामिनी ने दोबारा हाथ उठाया। आज तो मैं तुझे, लेकिन इस बार उसका हाथ हवा में ही थम गया। किसी ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि उसकी कलाई की हड्डियां चटकने लगी। कामिनी ने दर्द से कराहते हुए देखा, सामने विराज सिंघानिया खड़ा था, जिसकी आंखों में साक्षात मौत तांडव कर रही थी। विराज ने एक झटके से कामिनी का हाथ दूर धकेला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ब्लूबेरी को हाथ लगाने की? विराज की आवाज शेर की दहाड़ जैसी थी। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम उसे छू भी सको, और तुम्हें मेरे ऑफिस के परिसर में घुसने की इजाजत किसने दी? विराज का गुस्सा देखकर कामिनी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तान्या जो अभी तक मुस्कुरा रही थी, विराज को सामने देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसने आज तक सिर्फ मैगजीन में विराज को देखा था, लेकिन हकीकत में उसका रुतबा और पर्सनैलिटी देख वो उस पर फिदा हो गई। उसने मन ही मन सोचा, ये राजकुमार के साथ ही अनाया कैसे हो सकती है? आलोक जो अब तक चुप थे, गुस्से में आगे आए। ये हमारी बेटी है मिस्टर सिंघानिया, हम इसके साथ जो चाहे करें, तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं। और न्यूज में जो हमने देखा उसके बाद तो, विराज ने आलोक की आंखों में आंखें डालकर कहा, वो न्यूज झूठी थी। उस वक्त अनाया के पैर में चोट लगी थी और मैं सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। विराज ने कबीर को इशारा किया, जिसने तुरंत एक टैबलेट पर सीसीटीवी फुटेज चलाकर आलोक को दिखा दी। फुटेज में साफ दिख रहा था कि अनाया को चोट लगी थी और विराज उसकी मदद कर रहा था। सच्चाई जानकर आलोक का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, लेकिन शक अभी भी बाकी था। ठीक है, मान लिया वो वीडियो गलत था, आलोक ने सख्त लहजे में कहा, लेकिन दुनिया तो यही मानेगी कि मेरी बेटी गलत है। तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारा नाम तो साफ हो जाएगा, लेकिन मेरी बेटी की बदनामी का क्या? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है जो तुम उसकी इतनी तरफदारी कर रहे हो? पूरा माहौल थम गया। अनाया ने डरते हुए विराज की तरफ देखा। विराज ने एक पल के लिए सबकी नजरों को टटोला और फिर पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, रिश्ता है और बहुत गहरा रिश्ता है। मैं अनाया से प्यार करता हूँ। ये सुनते ही अनाया के होश उड़ गए। कामिनी और तान्या के चेहरों का रंग उड़ गया। विराज ने आगे बढ़कर अनाया के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अनाया सिर्फ मेरी है, मेरा प्यार, मेरा जुनून, मेरा सब कुछ। और अगर किसी ने, चाहे वो उसके अपने ही क्यों ना हो, उसे रुलाने की कोशिश की तो मैं दुनिया जला दूंगा। विराज का ऐलान सुनकर आलोक वर्मा सन्न रह गए। उन्हें विराज की आंखों में अनाया के लिए एक अजीब सी दीवानगी दिखी, जो डरावनी भी थी और सच्ची भी। मुझे खुशी है कि तुम अपनी बेटी को अपनाना चाहते हो, आलोक ने धीरे से कहा, लेकिन याद रखना उसका अतीत। विराज ने उनकी बात काट दी। मुझे उसके अतीत, वर्तमान या भविष्य से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अनाया चाहिए। और अब आप लोग जा सकते हैं। विराज के आदेश पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने अनाया के परिवार को वहां से जाने के लिए कह दिया। कामिनी और तान्या न चाहते हुए भी वहां से चली गईं, लेकिन तान्या के दिमाग में अब विराज को पाने का फितूर सवार हो चुका था। जैसे ही वो लोग गए, विराज ने अनाया का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने कैबिन में ले गया। उसने अनाया को अपनी कुर्सी पर बिठाया और खुद उसके सामने टेबल पर बैठ गया। अनाया अभी भी सदमे में थी। तुमने ऐसा क्यों कहा? वो हकलाते हुए बोली। विराज उसके करीब आया, उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, क्योंकि ये सच है ब्लूबेरी, और मैं अपने सच को दुनिया से छुपाता नहीं हूँ। अनाया का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो डर रही थी, लेकिन साथ ही उसे विराज के पास एक अजीब सी सुरक्षा भी महसूस हो रही थी। अनाया के गाल पर अभी भी थप्पड़ का निशान लाल था। विराज ने उसे देखा और उसकी आंखों में फिर से अंधेरा छाने लगा। उसने झुककर उस लाल निशान को अपने होठों से चूम लिया। अनाया सिहर उठी। विराज का स्पर्श इतना कोमल था कि अनाया का सारा दर्द पिघलने लगा। आज के बाद कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, मैं भी नहीं, विराज फुसफुसाया। तभी विराज का फोन बजा। स्क्रीन पर माँ लिखा था। विराज ने फोन स्पीकर पर डाला। विराज, ये न्यूज क्या है? कौन है वो लड़की? सावित्री देवी की आवाज में चिंता थी। विराज ने अनाया की आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ, वो मेरी ब्लूबेरी है और बहुत जल्द आप उससे मिलेंगी। अनाया समझ गई कि अब वो विराज की दुनिया में पूरी तरह कैद हो चुकी है, एक ऐसी कैद से जिससे रिहाई की न तो कोई उम्मीद थी और शायद न ही अब कोई चाहत।
विराज की कार सिंघानिया मैंशन के विशाल लोहे के गेट से अंदर दाखिल हुई। अनाया ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये घर नहीं, एक आधुनिक किला था। सफेद संगमरमर और सुनहरी नक्काशी से सजा ये महल इतना बड़ा था कि अनाया को लगा इसमें पूरा एक शहर समा सकता है। उसने दबी सी आवाज में पूछा, विराज, ये घर है या महल? इतने बड़े घर में आप लोग चलते चलते थकते नहीं? विराज ने उसकी मासूमियत पर मुस्कुराते हुए कहा, आदत हो जाती है ब्लूबेरी, और डरो मत, यहाँ मैं हूं ना। उसने अनाया का हाथ थामा और उसे अंदर ले गया। हॉल में जाह्नवी भाभी, पुरानी संध्या और सावित्री देवी बैठी थीं। विराज को एक लड़की का हाथ थामे अंदर आते देख जाह्नवी चहकते हुए ऊंची उछली और आकर अनाया को गले लगा लिया। तो ये है तुम्हारी ब्लूबेरी, बहुत खूबसूरत है जाह्नवी, जाह्नवी ने चहकते हुए कहा। अनाया ने सबका आशीर्वाद लिया। घर का माहौल अनाया की सोच से बिल्कुल अलग था। यहाँ अपनापन था जो उसे अपने घर में कभी नहीं मिला। थोड़ी देर बाद जाह्नवी ने डिनर की तैयारी शुरू की। अनाया, जिसे खाली बैठना पसंद नहीं था, ने मदद की पेशकश की। जाह्नवी ने बताया कि विराज को मीठे में खीर बहुत पसंद है। अनाया ने मुस्कुराते हुए खीर बनाने की जिम्मेदारी ले ली। वह किचन में ड्राई फ्रूट्स काट रही थी। पूरा ध्यान दूध उबालने में था। उसे पता ही नहीं चला कि कब विराज दबे पांव किचन में दाखिल हो गया। उसने पीछे से अनाया की कमर को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया और अपना चेहरा उसकी गर्दन के पास ले आया। अनाया सिहर उठी। विराज, छोड़िए, कोई देख लेगा, वो घबरा कर बोली। विराज ने उसकी गर्दन पर अपने होठों का स्पर्श करते हुए फुसफुसाया, कोई नहीं आएगा, जाह्नवी भाभी को मैंने बाहर भेज दिया है। अब यहाँ सिर्फ मैं हूँ, तुम हो और ये महकती हुई खीर। अनाया का दिल जोरों से धड़कने लगा। विराज की गर्म सांसें और उसकी नजदीकी अनाया को पिघला रही थी। वो खुद को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन विराज की पकड़ सख्त थी। मेरा सारा वक्त, मेरा हर पल सिर्फ तुम्हारा है ब्लूबेरी, विराज ने उसके कान में कहा और फिर उसे छोड़कर वहां से निकल गया। अनाया को धड़कते दिल के साथ अकेला छोड़ गया। एपिसोड 22, एक हसीन शाम और कड़वा सच। रात को डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार इकट्ठा था। विक्रांत सिंघानिया भी वहां मौजूद था, लेकिन उसकी नजरों में विराज और अनाया के लिए सिर्फ जलन थी। अनाया ने डरते डरते खीर का कटोरा विराज के सामने रखा। विराज ने एक चम्मच खीर खाई और अपनी आंखें बंद कर लीं। स्वाद ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। उसने अनाया की तरफ देखा और सबके सामने कहा, लाजवाब, मन कर रहा है बनाने वाले के हाथ चूम लो। अनाया शर्म से लाल हो गई और जाह्नवी भाभी ने विराज को कोहनी मारी। विक्रांत ये सब देख रहा था और अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था। उसे डर था कि अगर विराज ने शादी कर ली तो जायदाद का वारिस आ जाएगा और उसका पत्ता कट जाएगा। डिनर के बाद सावित्री देवी ने विराज से कहा कि वो अनाया को घर दिखाए। विराज अनाया को लेकर अपने बेडरूम में गया। वो कमरा किसी राजा के कक्ष जैसा था। दीवार पर विराज की एक बड़ी पेंटिंग लगी थी। अनाया उस पेंटिंग को देखती रही, फिर बालकनी में गई जहाँ एक प्राइवेट स्विमिंग पूल था। वहां से देहरादून का नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। विराज उसे लेकर छत पर गया जहां एक बड़ा झूला लगा था। दोनों वहां बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी। अनाया ने अपना सिर विराज के कंधे पर रखा, लेकिन उसके मन में एक तूफान चल रहा था। उसने हिम्मत करके पूछा, विराज, आप जानते हैं ना उस रात मेरे साथ क्या हुआ था? उस अजनबी ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं उस इंसान से नफरत करती हूँ विराज। अगर वो कभी मेरे सामने आया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। अनाया के शब्दों में इतनी नफरत थी कि विराज का दिल एक पल के लिए सहम गया। उसे जानता था कि वो अजनबी कोई और नहीं, वो खुद था। उसे पहली बार डर लगा, अनाया को खोने का डर। उसने अनाया का चेहरा अपनी हथेलियों में भरा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, भूल जाओ सतीत को ब्लूबेरी, अब मैं हूं ना, मैं तुम्हारा वर्तमान हूं और भविष्य भी। कोई तुम्हें अब चोट नहीं पहुंचा सकता। अनाया ने नम आंखों से उसे देखा और गले लगा लिया। विराज ने उसे बाहों में तो भर लिया, लेकिन उसकी रूह कांप रही थी। वो जानता था कि जिस दिन ये राज खुलेगा कयामत आ जाएगी। एपिसोड 23, विश्वासघात का वीडियो। विराज ने अनाया को उसके अपार्टमेंट के नीचे छोड़ा और माथे को चूमकर विदा किया। कल मिलते हैं मिसेस फ्यूचर सिंघानिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा और चला गया। अनाया अपने फ्लैट में आई। उसका दिल आज बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि जिंदगी उसे एक और मौका दे रही है। वो सोने की तैयारी ही कर रही थी कि डोरबेल बजी। उसने घड़ी देखी, रात के 11 बज रहे थे। उसे लगा शायद विराज वापस आया होगा। उसने उत्साह में दरवाजा खोला, लेकिन सामने विराज नहीं, विक्रांत सिंघानिया खड़ा था। अनाया हैरान रह गई। विक्रांत सर, आप यहाँ इतनी रात को? उसने पूछा। विक्रांत के चेहरे पर एक बनावटी घबराहट थी। उसने कहा, माफ करना अनाया, लेकिन बात ही ऐसी है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता था। मुझे तुम्हें विराज के बारे में कुछ बताना है जो उसने तुमसे छुपाया है। अनाया ने उसे अंदर बुलाया। विक्रांत सोफे पर बैठा और उसने अपनी चाल चली। अनाया, तुम्हें याद है उस होटल की रात जब तुम्हारा रेप हुआ था? अनाया के जख्म फिर हरे हो गए। हाँ, वो सिसकी। विक्रांत ने अपनी आवाज को गंभीर बनाते हुए कहा, विराज जानता है कि वो गुनहगार कौन था। दरअसल वो कोई और नहीं, खुद विलास ही था। अनाया को लगा जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। नहीं, ये झूठ है, विराज ऐसा नहीं कर सकते, वो चिल्लाई। विक्रांत ने एक ठंडी मुस्कान के साथ अपनी जेब से फोन निकाला। मैं जानता था तुम यकीन नहीं करोगी, ये देखो सबूत। उसने एक वीडियो प्ले किया।
ये उस होटल की सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें विराज सुबह सुबह अनाया के कमरे यानी नंबर 206 से बाहर निकल रहा था, नशे में धुत और अस्त व्यस्त। अनाया के हाथों से फोन गिर गया। जिस इंसान को उसने अपना मसीहा समझा, जिससे उसने प्यार किया, वही उसका गुनहगार निकला। वही इंसान जिसने उसकी इज्जत लूटी और फिर महान बनकर उसे सहारा दिया। अनाया का दिल कांच की तरह बिखर गया। विक्रांत ने अपना काम कर दिया था। फैसला तुम्हारा है, वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, कहकर वो वहां से चला गया। अनाया वहीं जमीन पर बैठ गई। नफरत और धोखे की आग में उसका प्यार जलकर राख हो रहा था। उसने उसी वक्त फैसला किया कि वो विराज की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी, इतनी दूर कि उसकी परछाई भी उस तक न पहुंच सके। एपिसोड 24, नन्ही परछाइयां। 5 साल बीत चुके थे। वक्त के पहिए ने कई निशान मिटा दिए थे, लेकिन कुछ जख्म अब भी हरे थे। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में बसा पालमपुर शहर अपनी शांत सुबह के साथ जाग रहा था। एक छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत घर के आंगन में राघव जी, जो अनाया के मुंह बोले पिता थे, जिन्होंने उसे 5 साल पहले मिले थे, अखबार पढ़ रहे थे, जबकि उनकी पत्नी सुमित्रा जी उन्हें डांट रही थी। अरे बस भी कीजिए, सुबह सुबह खबरों में घुस जाते हैं, नाश्ते का भी होश नहीं रहता, सुमित्रा जी ने नकली गुस्से से कहा। राघव जी मुस्कुराए। सुमित्रा, तुम तो बस अनाया का इंतजार कर रही हो ताकि हम दोनों की क्लास लगा सको। तभी घर के अंदर से एक सुरीली आवाज आई। बिल्कुल सही कहा पापा। अनाया ट्रे में चाय और नाश्ता लिए बाहर आई। 5 सालों में अनाया बदल चुकी थी। अब वो डरी सहमी लड़की नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदार माँ और एक आत्मनिर्भर औरत बन चुकी थी। उसने मेज पर नाश्ता रखा। राघव जी ने पकौड़ों की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि अनाया ने उनका हाथ पकड़ लिया। पापा, आपका शुगर लेवल याद है ना? ये पकौड़े नहीं, ये दलिया आपके लिए है, अनाया ने सख्त मगर प्यार भरे लहजे में कहा। राघव जी ने बच्चों जैसा मुंह बना लिया, जिसे देखकर सुमित्रा जी हंस पड़ी। तभी धड़ाम की आवाज आई और उसके बाद रोने की आवाज। अनाया दौड़कर अंदर गई। वहां एक 4 साल की बेहद प्यारी बच्ची मायरा जमीन पर गिरी हुई थी और रो रही थी। अनाया ने उसे गोद में उठाया। ओहो मेरी ड्रामा क्वीन, बस करो, चींटी मर गई होगी तुम्हारे गिरने से। मायरा ने तुरंत रोना बंद किया और अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से देखते हुए बोली, मम्मा, चींटी नहीं मरी, मेरे घुटने पे चोट लगी है, मुझे मिस्टर चॉकलेट चाहिए तभी ठीक होगा। अनाया हंसी। ये बच्ची बिल्कुल अपने पिता पर गई थी, जिद्दी और अपनी बात मनवाने में माहिर। दूसरी तरफ कमरे के कोने में 4 साल का अहान रणवीर अपनी किताबों में खोया हुआ था। वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और गंभीर था। उसके माथे पर हमेशा एक शिकन रहती थी, बिल्कुल विराज सिंघानिया की तरह। अनाया उसके पास गई और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, अहान बेटा, थोड़ा खेल भी लिया करो, हर वक्त पढ़ाई। अहान ने किताब से नजरें हटाई और सपाट आवाज में कहा, मम्मा, मुझे बड़ा होकर बहुत ताकतवर बनना है ताकि मैं आपको दुनिया की हर तकलीफ से बचा सकूं, खासकर उस इंसान से जिसने आपको रुलाया है। अहान के शब्दों ने अनाया को सन्न कर दिया। उसे नहीं पता था कि नफरत का वो बीज जो उसने अनजाने में बोया था, वो इतनी जल्दी पेड़ बन रहा है। एपिसोड 25, अतीत की दस्तक। देहरादून सिंघानिया कॉरपोरेशन की इमारत अब और भी ऊंची और भव्य हो चुकी थी, बिल्कुल उसके मालिक विराज सिंघानिया के अहंकार की तरह। केबिन में सन्नाटा था, जिसे सिर्फ विराज की कलम की खटर पटर तोड़ रही थी। 5 सालों में विराज पत्थर बन चुका था। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी, बची थी तो सिर्फ एक खूंखार गंभीरता। तभी कबीर वरुण केबिन में दाखिल हुआ। वो थोड़ा घबराया हुआ था। विराज ने बिना सिर उठाए पूछा, ढूंढ पाए उसे? ये सवाल पिछले 5 सालों से कबीर की दिनचर्या का हिस्सा था और जवाब हमेशा ना होता था। कबीर ने सिर झुका लिया। विराज ने कलम मेज पर पटकी और दहाड़ा, तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ और ढूंढो, वो पाताल में भी होगी तो मुझे चाहिए। उधर पालमपुर में अनाया के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर संजना का नाम था। संजना अनाया की मुंह बोली बहन थी, जो पिछले कुछ समय से बाहर नौकरी कर रही थी। हेलो संजना, कैसी हो? अनाया ने पूछा। दूसरी तरफ से संजना की घबराई हुई आवाज आई, अनाया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती और यहाँ देहरादून में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। प्लीज बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ। अनाया का दिल देहरादून का नाम सुनते ही धड़कने लगा। ये वही शहर था जहाँ उसके सपने और दिल दोनों टूटे थे। देहरादून? संजना, तुम जानती हो मैं वहाँ वापस नहीं आ सकती, अनाया ने कांपते हुए कहा। संजना प्लीज, यहाँ बहुत अच्छे स्कूल हैं बच्चों के लिए और मुझे सचमुच तुम्हारी जरूरत है। अतीत से कब तक भागोगी? तुम्हें सामना करना ही होगा। राघव और सुमित्रा ने संजना का पक्ष लिया। अनाया और मायरा की पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए अनाया को झुकना पड़ा। उसने भारी मन से देहरादून जाने का फैसला किया, ये जानते हुए कि वो शेर की मांद में वापस जा रही है। उसे नहीं पता था कि नियति ने उसके और विराज के पुनर्मिलन की बिसात बिछा दी है। एपिसोड 26, अनजाना सामना। ट्रेन देहरादून स्टेशन पर रुकी। अनाया ने अहान और मायरा का हाथ कस कर पकड़ा हुआ था। शहर की हवा में वही पुरानी महक थी जिसने अनाया की पुरानी यादें ताज़ा कर दी थी। स्टेशन के बाहर संजना उनका इंतजार कर रही थी। वो दौड़ कर आई और मायरा को गोद में उठा लिया। ओह माय गॉड, मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है, संजना चहकी। अहान ने अपनी मासी को एक गंभीर नजर से देखा और कहा, मासी, मायरा को नीचे उतारिए, वो अब बच्चा नहीं है।
संजना आहान के एटीट्यूड को देखकर हैरान रह गई। बाप रे, ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। बिल्कुल वो विराज कहना ही वाली थी कि रुक गई। संजना टैक्सी ली और उन्हें अपने फ्लैट पर ले गई। रास्ते में अनाया की नजरें शहर की सड़कों को टटोल रही थी, डर रही थी कि कहीं वो चेहरा दोबारा न दिख जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन अनाया बच्चों के एडमिशन के लिए सनशाइन स्कूल गई। फॉर्म भरते वक्त मायरा बोर होकर गार्डन में चली गई। वहां एक छोटा सा पपी था। मायरा उसे पकड़ने दौड़ी लेकिन गिर गई और रोने लगी। तभी वहां एक काली मर्सिडीज आकर रुकी। कार से विराज सिंघानिया उतरा। वो अपनी कथित बेटी कियारा आरुषि के एडमिशन के सिलसिले में आया था। उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। विराज, जिसे बच्चों का रोना सख्त नापसंद था, आवाज की दिशा में बढ़ा। उसने देखा एक छोटी बच्ची जमीन पर गिरकर रो रही है। एक अजीब सी कशिश ने उसे बच्ची की तरफ खींचा। वो घुटनों के बल बैठा और मायरा को उठाया। जैसे ही मायरा ने अपनी नीली आंखें ऊपर उठाईं, विराज का दिल एक पल के लिए थम गया। वो आंखें बिल्कुल उसके ब्लूबेरी जैसी थी। चुप हो जाओ प्रिंसेस, स्ट्रॉन्ग गर्ल्स रोती नहीं, विराज ने उसे चुप कराते हुए कहा। उसने अपनी जेब से एक सिल्क का रुमाल निकालकर मायरा के आंसू पोंछे। मायरा चुप हो गई और मासूमियत से बोली, आप कौन हैं? आप तो बहुत हैंडसम हैं, बिल्कुल मिस्टर हॉट जैसे। विराज पहली बार 5 साल में मुस्कुराया, लेकिन ये मुस्कान तब गायब हो गई जब पीछे से एक सख्त आवाज आई, मेरी बहन से दूर रहिए मिस्टर। विराज ने पलट कर देखा। सामने 4 साल का आहान खड़ा था, जिसकी आंखों में विराज के लिए गजब का गुस्सा था। बाप और बेटे का यह पहला सामना था जहां नफरत और खून का रिश्ता आमने सामने खड़ा था। एपिसोड 27, नफरत की दीवार और खून का रिश्ता। स्कूल के गेट पर सन्नाटा था, लेकिन विराज सिंघानिया के मन में शोर मच रहा था। वो अपनी जगह पर बुत बना खड़ा था। उसकी नजरें उस दिशा में जमी थी जिधर वो छोटा लड़का आहान अपनी बहन मायरा को हाथ पकड़े ले गया था। 4 साल के बच्चे की आंखों में इतना गुस्सा, इतना एटीट्यूड। विराज को ऐसा लगा जैसे वो किसी आईने में अपने ही बचपन को देख रहा हो। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, विराज ने बुदबुदाया। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई, लेकिन फिर उसे ब्लूबेरी अनाया की याद आई। क्या उसका बेटा भी ऐसा ही होता? दूसरी तरफ क्लासरूम के अंदर आहान ने मायरा का हाथ छोड़ा और उसे अपनी सीट पर बिठा दिया। मायरा अभी भी सुबक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। भाई, वो मिस्टर हॉट कितने अच्छे थे ना, उन्होंने मुझे चॉकलेट भी दी, मायरा ने मासूमियत से कहा। आहान ने उसे घूर कर देखा। उसकी भौहें तनी हुई थी। मायरा, मम्मा ने क्या कहा है? अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए, और वो आदमी मुझे पसंद नहीं आया। उसकी आंखों में कुछ अजीब था। आहान ने गंभीरता से कहा। मायरा ने मुंह फुला लिया। आप तो बस जलते हो क्योंकि वो आपसे ज्यादा हैंडसम है। आहान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की से बाहर उस काली मर्सिडीज को जाते हुए देखता रहा। उसके बाल मन में एक अनजाना डर बैठ गया था कि कहीं वो आदमी उसकी मम्मा को उससे छीन ना ले। दोपहर में जब संजना कीर्ति बच्चों को लेने स्कूल आई तो उसने देखा कि आहान का मूड उखड़ा हुआ है। क्या हुआ मेरे शेर को, आज किसने पंगा लिया? संजना ने मजाक में पूछा। आहान ने चुप्पी साधे रखी, लेकिन मायरा चहक उठी। मासी, आज हमें एक मिस्टर हॉट मिले थे, वो बहुत अमीर है, उनके पास बड़ी गाड़ी है और वो बहुत अच्छे हैं। संजना हंसी। अच्छा, चलो घर चलकर मम्मा को बताना। लेकिन आहान ने मायरा का हाथ दबाया, उसे चुप रहने का इशारा किया। वो नहीं चाहता था कि अनाया को इस बारे में पता चले और वो परेशान हो। घर पहुंचकर अनाया ने बच्चों को गले लगाया। आहान की खामोशी उसे खटक रही थी, लेकिन उसने सोचा शायद स्कूल का पहला दिन था इसलिए थका होगा। उसे नहीं पता था कि उसका अतीत उसकी दहलीज तक आ पहुंचा है। एपिसोड 28, सुराग और साजिश। अगले दिन सिंघानिया कॉर्पोरेशन में माहौल गर्म था। विराज अपने केबिन में एक घायल शेर की तरह टहल रहा था। कल रात समीरा ने घर में तमाशा खड़ा कर दिया था। उसने शिकायत की थी कि स्कूल में किसी बदतमीज लड़के ने उसकी बेटी कियारा आरुषि को धक्का दिया है। विराज जानता था कि कियारा झूठ बोल रही है, लेकिन वो बहस नहीं करना चाहता था। उसका दिमाग सिर्फ उन 2 बच्चों आहान और मायरा पर अटका हुआ था। उसने इंटरकॉम का बटन दबाया। कबीर, मेरे केबिन में आओ अभी। कबीर फाइलें लेकर दौड़ता हुआ आया। जी सर, उसने हाफते हुए पूछा। विराज ने अपनी कुर्सी घुमाई और खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। कबीर, सनशाइन स्कूल में 2 बच्चे पढ़ते हैं, आहान और मायरा। मुझे उनकी पूरी कुंडली चाहिए, उनके माता पिता कौन है, कहाँ रहते हैं, सब कुछ। और हाँ, ये काम आज शाम तक हो जाना चाहिए। कबीर हैरान था। विराज सिंघानिया को 2 छोटे बच्चों में क्या दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत उसमें नहीं थी। जी सर, हो जाएगा, कहकर वो निकल गया। कबीर खुद परेशान था। वो पिछले 5 सालों से अनाया को ढूंढ रहा था, और अब ये नया काम। उसे क्या पता था कि ये दोनों काम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उसी शाम कबीर एक कैफे में कॉफी पी रहा था, तभी उसकी नजर संजना पर पड़ी। संजना अपनी बहन अनाया के लिए नौकरी ढूंढने में मदद कर रही थी। कबीर और संजना अक्सर ऑफिस में टकराते रहते थे और उनके बीच एक खट्टी मीठी नोकझोंक चलती रहती थी। कबीर उसके पास गया। हे संजना, तुम यहाँ ऑफिस नहीं आई आज? संजना ने उसे देखा और मुस्कुराई। अरे कबीर सर, वो मेरी बहन आई है ना, उसके बच्चों के एडमिशन और उसकी जॉब के चक्कर में छुट्टी ली थी। कबीर के कान खड़े हो गए। बहन? कौन सी बहन और बच्चे? उसने उत्सुकता से पूछा। संजना ने बिना सोचे बोल दिया। अरे वही अनाया, उसके 2 जुड़वा बच्चे हैं, आहान और मायरा। बहुत शैतान है दोनों। कबीर के हाथ से कॉफी का कप गिरते गिरते बच गया। अनाया, आहान, मायरा, नाम दिमाग में गूंजने लगे। उसे विराज का आदेश याद आया। तो वो बच्चे अनाया के हैं, इसका मतलब अनाया शहर में है। कबीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या डरे। अगर विराज को पता चला कि अनाया इतने पास थी और कबीर को खबर नहीं थी तो कयामत आ जाएगी। उसने तुरंत विराज को मैसेज किया। सर, मुझे एक लीड मिली है, शाम को मिलता हूँ।
एपिसोड 29 5 साल बाद रूबरू। विराट सिंघानिया अपनी मंगेतर समीरा रूपाली के साथ जबरदस्ती एक मीटिंग के लिए जा रहा था। सावित्री देवी नंदिनी जी ने जिद की थी कि शादी की तैयारियों के लिए वे खुद वेडिंग प्लानर से मिले। विराज का मूड बेहद खराब था, वो इस शादी के खिलाफ था, लेकिन कियारा की खातिर और माँ के दबाव में उसने हाँ कर दी थी। गाड़ी ध्रुव वेडिंग प्लानर्स के ऑफिस के बाहर रुकी। ये शहर की सबसे बड़ी वेडिंग प्लानिंग कंपनी थी, जिसके मालिक ध्रुव यानी अंकित थे। विराज ने काला चश्मा लगाया और गाड़ी से उतरा। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि पूरा ऑफिस उसे देखने के लिए थम गया। अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में अनाया अपनी टीम के साथ बैठी थी। आज उसका यहाँ दूसरा दिन था। ध्रुव ने उसे भी इस बड़ी मीटिंग में शामिल किया था ताकि वो काम सीख सके। गाइस, क्लाइंट बहुत वीआईपी है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ध्रुव ने सबको चेतावनी दी। अनाया अपने नोटपैड पर कुछ लिख रही थी। उसका दिल बेवजह घबरा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला है। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। विराज सिंघानिया अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ कबीर और कुछ बॉडीगार्ड्स थे। जैसे ही विराज ने कमरे में कदम रखा, उसे हवा में एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। वही वनीला और मोगरे की खुशबू जो 5 साल पहले उसकी रूह में बस गई थी। विराज ठिठक गया। उसने गहरा सांस लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। ब्लूबेरी उसके होठों से निकला। कबीर ने उसे हैरान होकर देखा। विराज ने अपनी आंखें खोली और कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां लगभग 10 लोग थे, लेकिन विराज की नजरें एक कोने में बैठी उस लड़की पर जाकर टिक गईं, जिसने सफेद सूट पहना हुआ था और जिसका सिर झुका हुआ था। अनाया को महसूस हुआ कि किसी की नजरें उसे जला रही हैं। उसने धीरे से सिर उठाया और सामने देखा। उसकी सांसें गले में अटक गईं। सामने विराज सिंघानिया खड़ा था, वही शख्स जिससे वो नफरत करती थी, वही शख्स जो उसके बच्चों का पिता था, और वही शख्स जिससे वो पिछले 5 सालों से भाग रही थी। वक्त जैसे वहीं थम गया। विराज की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे किसी प्यासे को समंदर मिल गया हो। वो धीरे धीरे एक शिकारी की तरह अनाया की तरफ बढ़ा। पूरा कमरा सन्न था। विराज अनाया की कुर्सी के पास जाकर रुका, टेबल पर दोनों हाथ रखे और झुककर उसकी आंखों में झांकते हुए भारी आवाज में बोला, तो आखिरकार तुम मिल ही गई मिस अनाया वर्मा, या मैं कहूँ मेरी ब्लूबेरी। अनाया का शरीर कांपने लगा। उसके हाथ से पेन छूटकर गिर गया। 5 साल का फासला एक पल में मिट गया था, लेकिन इस बार डर के साथ साथ नफरत भी थी। एपिसोड 30 खामोशी का शोर और पुरानी पहचान। कॉन्फ्रेंस रूम में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, इतना गहरा कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई देती। विराज सिंघानिया की तीखी नजरें अनाया के झुके हुए चेहरे पर जमी थीं। अनाया का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि कहीं उसकी धड़कनें पूरे कमरे में गूंज ना जाएं। ध्रुव ने इस तनाव को महसूस किया। उसने हैरान होकर कभी विराज को देखा तो कभी अनाया को। हिम्मत जुटाकर ध्रुव ने पूछा, सर क्या आप अनाया को जानते हैं? विराज के चेहरे पर एक रहस्यमयी और क्रूर मुस्कान तैर गई। उसने अनाया से नजरें हटाए बिना अपनी भारी और रौबदार आवाज में कहा, जानता हूँ मिस्टर ध्रुव, मैं मिस अनाया को उससे बेहतर जानता हूँ जितना वो खुद को जानती हैं। ये सुनते ही अनाया ने घबराकर ऊपर देखा। विराज आगे बढ़कर अनाया की कुर्सी के हत्थे पर हाथ रखकर झुककर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्यों मिस वर्मा, क्या आप अपने पुराने बॉस को भूल गईं या फिर याददाश्त कमजोर हो गई? कमरे में मौजूद हर शख्स हैरान था। कबीर ने स्थिति को संभालते हुए ध्रुव से कहा, दरअसल अनाया मैम 5 साल पहले सिंघानिया कॉर्पोरेशन में सर की पर्सनल असिस्टेंट थी, लेकिन फिर अचानक बिना बताए नौकरी छोड़ दी। ध्रुव ने अनाया की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। अनाया, तुमने तो ये कभी मेंशन नहीं किया। अनाया के पास कोई जवाब नहीं था। उसका गला सूख रहा था। विराज ने अपनी कुर्सी खींची और अनाया के बिल्कुल सामने बैठ गया। शायद मिस वर्मा को पुरानी बातें याद करना पसंद नहीं, लेकिन मुझे पुरानी चीजें और पुराने लोग कभी नहीं भूलते, और अब मेरी शादी की जिम्मेदारी भी इसी टीम पर होगी, खासकर मिस अनाया पर। एपिसोड 31 वॉशरूम में अतीत का सामना। मीटिंग के दौरान अनाया का दम घुटने लगा था। विराज की हर बात, हर इशारा उसी की तरफ था। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक्सक्यूज मी सर, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, अनाया ने कांपती आवाज में कहा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। वो कॉरिडोर में लगभग दौड़ती हुई वॉशरूम में घुसी और बेसिन पर जाकर ठंडा पानी से अपना चेहरा धोने लगी। आईने में उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। नहीं, वो वापस नहीं आ सकता। वो मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अनाया खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। उसे अपने बच्चों अहान और मायरा का ख्याल आया और डर ने उसे जकड़ लिया। तभी वॉशरूम के दरवाजे पर एक क्लिक की आवाज आई। अनाया ने पलटकर देखा तो उसकी रूह कांप गई। दरवाजा लॉक हो चुका था और वहां विराज खड़ा था, अपनी जेबों में हाथ डाले उसी शिकारी वाली मुस्कान के साथ। वो धीरे धीरे अनाया की तरफ बढ़ा। अनाया पीछे हटती गई, यहाँ तक कि उसकी पीठ दीवार से जा लगी। विराज ने अपने दोनों हाथ दीवार पर रखे उसे कैद कर लिया और फुसफुसाते हुए कहा, कहाँ भाग रही हो ब्लूबेरी? 5 साल पहले भी तुम ऐसे ही भागी थी, मुझे बिना बताए। अनाया ने पूरी ताकत से उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन विराज अपनी जगह से हिला तक नहीं। क्यों? तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है? विराज ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। अनाया का सब्र टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वो चीखी, नफरत? हाँ, मैं आपसे नफरत करती हूँ मिस्टर सिंघानिया, क्योंकि आप एक जानवर हैं। आपने उस रात मेरा रेप किया था। मेरी जिंदगी, मेरा सम्मान, मेरा परिवार, सब कुछ छीन लिया आपने, और अब आप फिर मेरे सामने खड़े हैं। अनाया के ये शब्द विराज के लिए किसी बम धमाके से कम नहीं थे। रेप? उसे तो लगा था कि वो रात उनकी सहमति से गुजरी थी, या कम से कम अनाया उसे चाहती थी। विराज का चेहरा सख्त हो गया।
मैंने तुम्हारा रेप नहीं किया था अनाया, मैं होश में नहीं था, लेकिन मैं इतना भी नहीं गिर सकता। विराज ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अनाया सुनने के लिए तैयार नहीं थी। एपिसोड 32, धमकी और एक नया खेल। अनाया का गुस्सा और दर्द बह रहा था। आप झूठ बोल रहे हैं, आप एक रेपिस्ट हैं, अनाया ने चिल्लाकर कहा और गुस्से में अपना हाथ उठाया। लेकिन इससे पहले कि उसका थप्पड़ विराज के गाल तक पहुंचता, विराज ने हवा में ही उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। विराज की आंखों में अब पछतावा नहीं, बल्कि एक खतरनाक जुनून था। उसने अनाया को अपनी ओर खींचा और सख्त लहजे में कहा, अपनी जबान और हाथ दोनों काबू में रखो अनाया। मैं रणविजय विराज सिंघानिया हूँ। मैंने जो किया या नहीं किया उसकी सफाई में नहीं देता, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। विराज ने अनाया को छोड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलने से पहले वो रुका और बिना पीछे मुड़े बोला, और हाँ, भागने की कोशिश मत करना। पिछली बार मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था, इसलिए तुम गायब हो गई, लेकिन इस बार मेरी नजरें तुम पर हैं। अगर तुमने शहर छोड़ने या छुपने की कोशिश की तो मैं इस पूरे शहर को ही जला दूंगा। और सुना है तुम्हारे पास कोई परिवार भी है, उनके लिए ही सही, समझदारी से काम लेना। ये धमकी नहीं, एक वादा था। विराज वहां से निकल गया, अनाया को उसी बंद कमरे में सिसकता छोड़कर। अनाया जब बाहर निकली तो वो टूट चुकी थी। उसने किसी तरह खुद को संभाला और अपना बैग लेकर ऑफिस से भाग गई। उसे अब सिर्फ अपने बच्चों की चिंता थी। क्या विराज को आहान और मायरा के बारे में पता है? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उधर विराज अपनी कार में बैठा था, कबीर ड्राइविंग सीट पर था। विराज ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, कबीर, पता लगाओ कि अनाया इन 5 सालों में कहाँ थी और उसके साथ और कौन है। मुझे एक एक पल का हिसाब चाहिए। कबीर ने रियर व्यू मिरर में अपने बॉस को देखा और सिर हिला दिया। खेल अब शुरू हुआ था। एक तरफ नफरत की आग थी तो दूसरी तरफ जुनून का सैलाब। एपिसोड 33, अधूरी मुलाकातें और दबे हुए जज्बात। विराज सिंघानिया के साथ वॉशरूम में हुई उस तीखी और दिल दहला देने वाली मुलाकात के बाद अनाया यानी इशिका के लिए ऑफिस में एक पल भी रुकना मुश्किल हो रहा था। उसका अतीत, जिससे वो पिछले 5 सालों से भाग रही थी, आज उसके सामने एक पहाड़ बनकर खड़ा हो गया था। मीटिंग खत्म होते ही अनाया ने अपना बैग उठाया और तेज कदमों से ऑफिस के बाहर निकल गई। शाम ढल चुकी थी और सड़कों पर हल्का ट्रैफिक था। वो सड़क के किनारे चलते हुए अपनी उखड़ी हुई सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। विराज की वो दीवानगी, उसका हक जताना और वो धमकी कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं शहर जला दूंगा, ये सब बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। अनाया खुद से ही बड़बड़ा रही थी कि वो अब यहाँ एक पल भी नौकरी नहीं कर सकती। उसे अपने बच्चों आहान और मायरा को लेकर कहीं दूर जाना होगा, लेकिन कहाँ? विराज की पहुंच हर जगह थी। तभी उसके पास एक चमकती हुई कार आकर रुकी। अनाया ने चौंक कर देखा तो ड्राइविंग सीट पर ध्रुव यानी अंकित बैठा था। ध्रुव, जो अनाया की सादगी और काम के प्रति लगन को देखकर पहले ही दिन से उसकी ओर आकर्षित था, ने शीशा नीचा किया और मुस्कुराते हुए कहा, अनाया, तुम अभी तक यहीं हो? आओ बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वैसे भी काफी रात हो गई है और यहाँ ऑटो मिलना मुश्किल होगा। अनाया ने ध्रुव की आंखों में एक सज्जनता देखी जो विराज के जुनून से बिल्कुल अलग थी। लेकिन इस वक्त वो किसी भी मर्द पर भरोसा करने की हालत में नहीं थी, खासकर तब जब उसका बॉस विराज सिंघानिया हो। उसने विनम्रता से इनकार करते हुए कहा, नहीं सर, शुक्रिया। मेरी बहन संजना आगे वाले मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, हम साथ ही घर जाएंगे। ध्रुव के चेहरे पर मायूसी छा गई। वो अनाया के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था, उसे जानना चाहता था, लेकिन अनाया की ना ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं अनाया, अपना ख्याल रखना। कार आगे बढ़ गई और ध्रुव रियर व्यू मिरर में अनाया को तब तक देखता रहा जब तक वो ओझल नहीं हो गई। कुछ दूर चलने के बाद अनाया को संजना मिल गई। संजना को देखते ही अनाया की आंखों में फिर से नमी आ गई। संजना ने उसे गले लगा लिया और पूछा, क्या हुआ अनाया, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? अनाया ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोली, घर चलो संजना, मुझे बच्चों के पास जाना है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। दोनों बहनें ऑटो में बैठकर घर की ओर चल पड़ी, लेकिन अनाया का दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था, ये सोचकर कि क्या विराज को उसके बच्चों के बारे में पता चल गया है। एपिसोड 34, मासूमियत का खुलासा। अनाया और संजना जब घर पहुंचे तो माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। घर के अंदर घुसते ही अनाया की नजर मायरा पर पड़ी, जो सोफे पर बैठी अपने पैर को सहला रही थी। उसके घुटने पर पट्टी बंधी पड़ी थी। अनाया का दिल मुंह को आ गया। वो दौड़कर मायरा के पास गई और उसे गोद में भर लिया। मायरा, क्या हुआ मेरी जान, ये चोट कैसे लगी?
अनाया ने घबराहट में पूछा। पास में ही बैठे आहान ने अपनी माँ को देखा और गुस्से में अपनी छोटी सी मुट्ठी भींच ली। वो अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप रहा। लेकिन मायरा, जो अपनी माँ से कुछ नहीं छुपाती थी, चहकते हुए बोली, मम्मा मैं ठीक हूँ। आज स्कूल में मैं गिर गई थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छे मिस्टर हॉट ने बचाया। उन्होंने मुझे गोदी में उठाया और मेरी पट्टी भी की। मिस्टर हॉट शब्द सुनते ही अनाया और संजना एक दूसरे को देखने लगे। अनाया को समझ नहीं आया कि मायरा किसकी बात कर रही है। उसने आहान की तरफ देखा, जो चुपचाप बैठा था। संजना ने उत्सुकता से पूछा, मायरा, ये मिस्टर हॉट कौन है? मायरा ने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से देखा और बोली, वो कियारा के पापा है मासी। वो बहुत हैंडसम है, बिल्कुल हीरो जैसे, और वो बहुत अच्छे भी हैं। उन्होंने मुझे चॉकलेट दी थी, लेकिन भाई ने उन्हें डांट दिया। ये सुनते ही संजना के होश उड़ गए। कियारा के पापा का मतलब था विराज सिंघानिया। संजना का शक यकीन में बदल गया कि बच्चे अपने पिता से मिल चुके हैं। उसने डरते हुए अनाया की तरफ देखा, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अनाया का डर हकीकत बन चुका था। उसके बच्चे उस इंसान से मिल चुके थे जिससे वो उन्हें दुनिया से छिपा कर रखना चाहती थी। उसे याद आया कि विराज ने मीटिंग में कहा था कि वो बच्चों को जानता है, लेकिन तब अनाया को लगा था कि वो सिर्फ डरा रहा है। लेकिन अब मायरा की बातों ने साबित कर दिया कि विराज उनके स्कूल तक पहुंच चुका है। आहान ने देखा कि उसकी माँ डर रही है, तो वो उनके पास आया और बोला, मम्मा आप डरो मत, वो मिस्टर थीफ बुरे हैं। मैंने उन्हें बोल दिया है कि वो मेरी बहन से दूर रहे। अगली बार वो आएंगे तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। आहान की बातों में अपने पिता के लिए इतनी नफरत देखकर अनाया का दिल टूट गया। वो जानती थी कि अगर विराज ने आहान को उससे छीनने की कोशिश की तो एक युद्ध छिड़ जाएगा। उसने बच्चों को सुलाया, लेकिन खुद पूरी रात जागती रही, बस यही सोचकर कि कल क्या नया तूफान आने वाला है। एपिसोड 35, एक माँ का गुरूर और बेटे का वार। अगली सुबह सूरज की किरणें तो खिली थीं, लेकिन सिंघानिया मैंशन में माहौल गर्म था। समीरा गुस्से से तमतमा रही थी। कल शाम जब वो कियारा को लेकर घर आई थी, तो कियारा ने रोते हुए उसे बताया था कि स्कूल में एक लड़के ने उसे धक्का दिया और उसके पापा ने उसे डांटा। समीरा को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि किसी मामूली से लड़के की वजह से विराज ने उसकी बेटी को डांटा। उसने ठान लिया था कि वो आज स्कूल जाकर उस लड़के और उसकी माँ को सबक सिखाएगी। विराज सुबह जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गया था, क्योंकि उसे ध्रुव वेडिंग प्लानर्स के साथ एक और मीटिंग करनी थी। विराज के जाने के बाद समीरा ने अपना सबसे महंगा और भड़कीला डिजाइनर सूट पहना और कियारा को लेकर स्कूल के लिए निकल पड़ी। उसका इरादा साफ था, उस बदतमीज लड़के के परिवार की बेइज्जती करना। सनशाइन स्कूल के गेट पर छुट्टी का वक्त हो चुका था। राघव जी यानी नाना बच्चों को छोड़कर जा चुके थे, लेकिन अनाया को उन्हें लेने आने में थोड़ी देर हो रही थी। आहान और मायरा गेट के पास खड़े अपनी मम्मा का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां एक बड़ी लग्जरी कार आकर रुकी और उसमें से समीरा पूरे एटीट्यूड के साथ नीचे उतरी। कियारा ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, मम्मा वही है वो दोनों, आहान और मायरा। समीरा ने अपना चश्मा उतारा और हिकारत भरी नजरों से उन दोनों मासूम बच्चों को देखा। वो तेज कदमों से उनके पास गई और आहान का हाथ झटकते हुए चिल्लाई, ए लड़के इधर देखो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? जानते नहीं हम कौन हैं? हम सिंघानिया हैं। आहान ने समीरा का हाथ अपने कंधे से ऐसे झटका जैसे कोई गंदगी लगी हो। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर की और बिल्कुल विराज वाले तेवर में कहा, आंटी तमीज से बात कीजिए, मुझे कोई हाथ लगाए ये मुझे पसंद नहीं, और अपनी बेटी से पूछिए कि उसने मेरी बहन को क्यों धक्का दिया था। 4 साल के बच्चे का ऐसा तेवर देखकर समीरा का अहंकार चोटिल हो गया। वो गुस्से में आग बबूला हो गई। तू मुझे सिखाएगा? 2 कौड़ी के लोग, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? कहाँ है वो? जरूर किसी कोने में छिपी होगी। समीरा ने जहर उगला। अपनी माँ के बारे में अपशब्द सुनकर मायरा रोने लगी, लेकिन आहान की आंखों में अंगारे दहक उठे। समीरा ने आगे बढ़कर मायरा का कान मरोड़ना चाहा। ये देखकर आहान का सब्र टूट गया। उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से समीरा की तरफ दे मारा। पत्थर समीरा के माथे पर लगा और खून की एक लकीर बह निकली। समीरा दर्द से चीख उठी। आहान उसके सामने खड़ा हुआ और शेर की तरह दहाड़ा, ये मेरी बहन को रुलाने की सजा है। अगली बार अगर हमारे पास आई तो इससे बुरा होगा। निकल जाइए यहाँ से। एपिसोड 36, जख्म और अहंकार की जंग। सिंघानिया मैंशन की शाम आज बेहद तनावपूर्ण थी। हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे अचानक समीरा के चीखने और रोने की आवाज ने तोड़ दिया। वो माथे पर हाथ रखे खून से लथपथ हालत में घर के अंदर दाखिल हुई। उसके साथ कियारा भी थी, जो अपनी माँ की हालत देखकर सहमी हुई थी। समीरा को इस हाल में देखकर जानवी और सावित्री देवी घबरा गईं और दौड़कर उसके पास आईं। हे भगवान, समीरा ये सब कैसे हुआ? इतना खून? जानवी ने घबराते हुए पूछा और तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया। समीरा सोफे पर गिरते हुए रोना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा अपमान की आग थी। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए विराज सिंघानिया की नजर उस पर पड़ी। उसने अपनी चाल धीमी नहीं की, बल्कि उसी राजसी ठाठ से नीचे उतरता रहा जैसे उसे इस तमाशे से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। विराज को देखते ही समीरा ने अपना रोना और तेज कर दिया।
वो चाहती थी कि विराज उसका बदला ले। विराज, देखो तुम्हारे शहर में अब हम सुरक्षित नहीं हैं। उस 2 कौड़ी के लड़के ने, उस आहान ने मुझे पत्थर मारा सिर्फ इसलिए कि मैंने उसकी बदतमीज बहन को डांट दिया था। विराज सोफे के पास आया, लेकिन उसने समीरा को सहारा देने के बजाय अपनी जेबों में हाथ डाले रखे। उसकी नजरों में समीरा के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। उसने ठंडी और बेहद सख्त आवाज में पूछा, एक 4 साल के बच्चे ने तुम्हें पत्थर मारा और तुम एक बड़ी औरत होकर उससे पिट कर आ गई? ये तुम्हारी कमजोरी है या उस बच्चे का गुस्सा जायज था? समीरा सन्न रह गई। उसे उम्मीद थी कि विराज उस लड़के को बर्बाद करने की कसम खाएगा, लेकिन यहाँ तो बाजी पलट रही थी। विराज, तुम उस जंगली जानवर की तरफदारी कर रहे हो जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की। समीरा चिल्लाई। विराज ने झुककर समीरा की आंखों में देखा और कहा, मैंने उस दिन स्कूल के बाहर देखा था समीरा। गलती तुम्हारी बेटी की थी जिसने उस लड़के की बहन को धक्का दिया था, और आज भी मुझे यकीन है कि शुरुआत तुमने की होगी। वो बच्चा अपनी बहन की हिफाजत कर रहा था। अगर कोई मेरी बहन या मेरे परिवार को हाथ लगाता तो मैं पत्थर नहीं, उसकी गर्दन उड़ा देता। उस बच्चे ने वही किया जो एक मर्द करता है, अपनों की रक्षा। अगली बार बच्चों के झगड़े में पड़ने से पहले अपनी औकात याद रखना। ये कहकर विराज वहां से चला गया और समीरा अपने अपमान के घूंट पीकर रह गई। विक्रांत दूर खड़ा सब देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि विराज के मन में उस बच्चे के लिए एक अजीब सा सम्मान है। एपिसोड 37, एक माँ का डर और बेटे का वादा। उधर अनाया के छोटे से घर में माहौल दहशत भरा था। आहान के स्कूल से आने के बाद जब उसने पूरी घटना बताई तो अनाया का दिल बैठ गया। वो जानती थी कि आहान ने जिस औरत को मारा है वो और कोई नहीं बल्कि विराज की मंगेतर समीरा है। अनाया खौफ में थी कि कहीं विराज अपने रसूख का इस्तेमाल करके उसके बच्चे को उससे छीन ना ले या उसे जेल न भिजवा दे। वो आहान के सामने घुटनों के बल बैठी और उसके नन्हे आंखों को अपने हाथों में लेकर नम आंखों से बोली, आहान, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? हिंसा किसी भी चीज का हल नहीं है। तुमने उस आंटी को पत्थर क्यों मारा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? आहान ने अपनी माँ की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अभी भी वही अंगारे दहक रहे थे जो विराज की आंखों में अक्सर दिखाई देते थे। उसने अपनी माँ के आंसू पोंछे और बेहद गंभीरता से कहा, मम्मा, वो बुरी आंटी मायरा को मार रही थी। उन्होंने आपको भी बुरा भला कहा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने ही कहा था ना कि परिवार की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है, तो मैंने वही किया। मैं किसी को भी आपको या मायरा को रुलाने नहीं दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। अपने 4 साल के बेटे के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर अनाया निशब्द रह गई। उसने आहान को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसे गर्व भी था और डर भी। वो जानती थी कि आहान के रगों में विराज का ही खून दौड़ रहा था, वही गुस्सा, वही तेवर और वही जुनून। उसी रात अनाया सो नहीं पाई। वो खिड़की के पास खड़े होकर आसमान को घूर रही थी। उसे लग रहा था कि विराज की परछाई उसके घर के बाहर मंडरा रही है। दूसरी तरफ मायरा अपनी नींद में बड़बड़ा रही थी, मिस्टर हॉट अच्छे हैं। ये सुनकर अनाया की चिंता और बढ़ गई। उसके दोनों बच्चे उस इंसान से जुड़ रहे थे जिससे वो उन्हें दूर रखना चाहती थी। एक तरफ आहान की नफरत थी तो दूसरी तरफ मायरा का भोलापन। अनाया ने फैसला किया कि वो जल्द से जल्द ये शहर छोड़ देगी। वो दोबारा उस अतीत का सामना नहीं कर सकती थी जो उसे आज भी डराता था। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि शहर के सबसे ऊंचे टावर में बैठा एक शख्स, विराज सिंघानिया, अब उसके हर कदम पर नजर रख रहा था। एपिसोड 38, सच का आईना। अगली सुबह सिंघानिया कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस में विराज का मूड बेहद खराब था। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। उसका दिमाग बार बार उस नीली आंखों वाली बच्ची यानी मायरा और उस गुस्सैल लड़के यानी आहान पर अटक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन बच्चों में ऐसा क्या है जो उसे अपनी ओर खींच रहा है। खासकर उस लड़के का गुस्सा, वो बिल्कुल विराज जैसा था। उसने कबीर को अपने केबिन में बुलाया। कबीर डरते डरते अंदर आया क्योंकि वो जानता था कि आज बॉस का पारा चढ़ा हुआ है। विराज अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर बैठा था। हाथ में एक जलती हुई सिगरेट थी। उसने धुएं के एक छल्ला छोड़ा और कबीर से पूछा, कबीर, मैंने तुम्हें उन 2 बच्चों आहान और मायरा के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। उनकी माँ कौन है? उनके पिता कहाँ हैं? मुझे अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं मिली? कबीर का गला सूख गया। वो जानता था कि अगर उसने सच बताया तो भूचाल आ जाएगा, लेकिन झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं थी। कबीर ने फाइल मेज पर रखी और कहा, सर, वो बच्चे दरअसल वो अनाथ नहीं है और उनके पिता कहीं दूर नहीं है। उनकी माँ का नाम अनाया वर्मा है। जैसे ही अनाया का नाम विराज के कानों में पड़ा, उसके हाथ से सिगरेट छूटकर मेज पर गिर गई। वो झटके से खड़ा हो गया। क्या कहा तुमने? अनाया, मेरी ब्लूबेरी? विराज की आवाज में अविश्वास और एक अजीब सी कंपकंपी थी। कबीर ने सिर झुकाकर कहा, जी सर, आहान और मायरा अनाया मैम के ही बच्चे हैं। वे जुड़वा हैं और उनकी उम्र 4 साल है। विराज सन्न रह गया। उसका दिमाग तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। 5 साल पहले अनाया उसे छोड़कर गई थी और बच्चे 4 साल के हैं। इसका मतलब वे बच्चे उसी के हैं। विराज के चेहरे पर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पहले उसे झटका लगा, फिर खुशी की एक लहर दौड़ी और अंत में एक भयानक गुस्सा। उसने मुझसे मेरे बच्चे छिपाए?
उसने मुझसे मेरी जिंदगी के 5 साल छीन लिए। विराज ने दहाड़ा और कांच का पेपर वेट दीवार पर मार मारा। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। गाड़ी निकालो कबीर, मुझे अभी और इसी वक्त अनाया के पास जाना है। आज हिसाब होगा, हर उस झूठ का जो उसने मुझसे बोला, हर उस पल का जो उसने मुझसे चुराया। आज अनाया को जवाब देना ही होगा। एपिसोड 39, मॉल में सच का सामना। विराज सिंघानिया की कार सेंट्रल मॉल के बाहर एक झटके से रुकी। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका और गुस्से से धड़क रहा था। वो तेज कदमों से मॉल के अंदर दाखिल हुआ। कबीर उसके पीछे दौड़ रहा था, लेकिन विराज की रफ्तार पकड़ना मुश्किल था। उसका दिमाग बस एक ही दिशा में दौड़ रहा था, अनाया और वो बच्चे। क्या सच में अनाया ने उससे इतना बड़ा सच छिपाया? क्या आहान और बायरा उसके अपने खून हैं? ये सवाल उसके जहन में हथौड़े की तरह बज रहे थे। वो किड्स सेक्शन की तरफ बढ़ा, जहां कबीर ने लोकेशन ट्रेस की थी। जैसे ही विराज किड्स सेक्शन में पहुंचा, उसके कदम जमीन पर जम गए। सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें अटक गईं। वहां अनाया घुटनों के बल जमीन पर बैठी थी और आहान को अपने गले से लगाए हुए थी। आहान फूट फूट कर रो रहा था और मायरा भी पास खड़ी सुबक रही थी। आहान सिसकते हुए कह रहा था, मम्मा, वो मिस्टर थीफ बहुत बुरे हैं। उन्होंने आपको हर्ट किया है ना। मैं उनसे नफरत करता हूँ। आई हेट हिम। बेटे के मुंह से अपने लिए इतनी नफरत सुनकर विराज को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। विराज की मुट्ठियां भिंच गईं, लेकिन इस बार गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा दर्द था। उसने अनाया को देखा, जो बच्चों को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। अनाया की नीली आंखें, मायरा का मासूम चेहरा और आहान का वो तेज गुस्सा, ये सब एक ही तस्वीर के टुकड़े थे। विराज को अब किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। मेरा अंदाजा सही था। विराज ने बुदबुदाया। उसकी आवाज में एक खतरनाक शांति थी। अनाया ने मुझसे मेरे बच्चों को 5 साल तक दूर रखा। उसने मुझे बताया तक नहीं कि मैं बाप बन चुका हूं। उसकी आंखों में एक पल के लिए नमी आई, जो तुरंत ही जुनून की आग में बदल गई। वो आगे बढ़ा, अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर अपना हक जताने के लिए। अनाया ने जैसे ही कदमों की आहट सुनी, उसने सर उठाया और सामने विराज को देखकर उसका खून जम गया। एपिसोड 40, नफरत और मासूमियत के बीच। अनाया ने घबराकर आहान और मायरा को अपने पीछे छिपा लिया, जैसे कोई शेरनी अपने शावकों को शिकारी से बचा रही हो। विराज धीरे धीरे उनके करीब आया। उसकी नजरें सीधे आहान पर टिकी थी, जो अब अपनी मां के पीछे से निकलकर विराज के सामने निडर होकर खड़ा हो गया था। आप यहां क्यों आए हैं? चले जाइए यहां से। आहान ने अपनी छोटी सी उंगली विराज की तरफ उठाते हुए दहाड़ा। एक 4 साल के बच्चे का ये तेवर देखकर विराज हैरान था। ये नफरत अनाया ने नहीं सिखाई थी। ये आहान के अंदर का वो दर्द था जो उसे अपने पिता की गैर मौजूदगी से मिला था। विराज घुटनों के बल आकर आहान के बराबर आया और भारी आवाज में बोला, आहान, मैं यहाँ किसी को हर्ट करने नहीं आया हूं। मैं बस। इससे पहले कि विराज कुछ कह पाता, कियारा यानी आरुषि वहां दौड़ती हुई आई। पापा, वो चिल्लाई और विराज के गले लग गई। कियारा के पीछे पीछे जानवी भाभी भी वहां पहुंच गई। जानवी की नजर जैसे ही अनाया और उसके 2 बच्चों पर पड़ी, वो ठिठक गई। उन्होंने आहान को देखा। वो बच्चा हूबहू विराज का छोटा रूप लग रहा था। वही तीखी नाक, वही गुस्से वाली आंखें, और मायरा, उसकी आंखें बिल्कुल अनाया जैसी थी। जानवी समझदार थी, उन्हें 2 और 2 जोड़ने में देर नहीं लगी। वो कांपते कदमों से अनाया के पास गई और अविश्वास से पूछा, अनाया, ये बच्चे? अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। वो जानती थी कि अब सच छिपाना नामुमकिन है। उसने नजरें झुकाकर धीमे स्वर में स्वीकार किया, हाँ जानवी दी, ये दोनों विराज के ही बच्चे हैं। ये सुनते ही जानवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आहान और मायरा को देखने लगी। एक तरफ विराज की गोद में कियारा थी, जिसे सब विराज की बेटी मानते थे, लेकिन वो गोद ली हुई थी, और दूसरी तरफ उसके अपने सगे बच्चे, जो उसे मिस्टर थीफ कहकर बुला रहे थे। जानवी ने आहान के सर पर हाथ रखा और रुंधे गले से कहा, मेरा रणविजय यानी विराज और उसका बेटा बिल्कुल उसी पर गया है। माहौल में इतना तनाव था कि कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। विराज ने अनाया को एक ऐसी नजर से देखा जिसमें सवाल और अधिकार दोनों थे, और बिना कुछ कहे कियारा को लेकर वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते उसने अनाया को एक इशारा किया, जिसका मतलब साफ था, ये बात अभी खत्म नहीं हुई। एपिसोड 41, अतीत के पन्नों पर आंसू। रात का सन्नाटा सिंघानिया मैंशन में पसरा हुआ था, लेकिन विराज के कमरे में तूफान मचने वाला था। जानवी भाभी सीधे विराज के कमरे में दाखिल हुई। विराज बालकनी में खड़ा अंधेरे को घोर रहा था। जानवी ने उसका कंधा पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाया। उनकी आंखों में गुस्सा और सवाल थे। विराज, मुझे सच जानना है, अभी और इसी वक्त, जानवी ने कड़े शब्दों में कहा। अनाया 5 साल पहले तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई थी? जब तुम दोनों शादी के लिए तैयार थे, सब कुछ ठीक था, तो अचानक वो गायब क्यों हो गई थी? और तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम बाप बनने वाले हो?
विराज ने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। वो दुनिया से लड़ सकता था, लेकिन अपनी भाभी से झूठ नहीं बोल सकता था। उसने उस काली रात का सच उगल दिया। कैसे वो नशे में था, कैसे वो अनाया के कमरे में चला गया था, और कैसे अनजाने में वो सब हुआ था। उसने बताया कि उसे खुद भी नहीं पता था कि अनाया प्रेग्नेंट है। भाभी, मैंने जानबूझकर अनाया को नहीं छोड़ा था। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो कौन है। जब मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनाया को लगा कि मैंने उसका फायदा उठाया है। वो मुझसे नफरत करती है भाभी, वो मुझे रेपिस्ट समझती है। विराज की आवाज टूट गई। जब जानवी ने यह सुना तो वो सन्न रह गईं। उन्होंने गुस्से में विराज के गाल पर एक हल्का तमाचा मारा। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो विराज? तुमने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम्हें खबर तक नहीं हुई। वो बेचारी अकेले 2 बच्चों को पाल रही है और तुम यहाँ। जानवी रो पड़ी, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला। वो जानती थीं कि अब रोने का वक्त नहीं है। उन्होंने विराज का हाथ थाम कर कहा, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम्हें सब ठीक करना होगा। तुम्हें अनाया का विश्वास जीतना होगा और अपने बच्चों को अपनाना होगा। लेकिन याद रखना, ये जबरदस्ती से नहीं होगा। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम एक अच्छे पति और एक अच्छे पिता बन सकते हो। विराज ने नम आंखों से सिर हिलाया। उसने मन ही मन कसम खाई कि वो अपनी ब्लूबेरी और अपने बच्चों को वापस लाकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। एपिसोड 42, पहाड़ियों पर लिखा हुआ इश्क। जानवी भाभी से वादा करने के बावजूद विराज सिंघानिया का सब्र टूट रहा था। शादी में अब सिर्फ 24 घंटे बचे थे और वो किसी भी कीमत पर समीरा यानी रूपाली के साथ मंडप में नहीं बैठना चाहता था। उसका दिल, दिमाग और रूह सिर्फ अनाया की थी। शाम ढलते ही जब अनाया अपने काम से लौटकर घर जा रही थी, एक काली कार ने उसका रास्ता रोका। इससे पहले कि अनाया कुछ समझ पाती, विराज कार से उतरा और उसे गोद में उठाकर अपनी कार में बिठा दिया। विराज, ये क्या पागलपन है? मुझे घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। अनाया चिल्लाई। विराज ने सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, रिलैक्स ब्लूबेरी, घर ही जा रहे हैं, लेकिन एक छोटे से स्टॉप के बाद। कार देहरादून की घुमावदार पहाड़ियों पर चढ़ने लगी। शहर की रोशनी पीछे छूट गई और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा थी। अनाया का गुस्सा अब डर में बदल रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने कांपते हुए पूछा। विराज ने एक सुनसान पहाड़ी की चोटी पर कार रोकी। वहां घुप अंधेरा था। वो अनाया को लेकर कार के बोनट के पास खड़ा हो गया। नीचे देखो अनाया, विराज ने वादियों की तरफ इशारा किया। अनाया ने देखा कि पूरा शहर अंधेरे में है। तभी विराज ने अपने फोन से एक बटन दबाया। अगले ही पल नीचे शहर में हजारों लाइटें एक साथ जल उठीं। उन रोशनियों ने एक पैटर्न बनाया था। पहाड़ी की तलहटी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आई लव यू ब्लूबेरी। अनाया की सांसें थम गईं। ये नजारा इतना भव्य और जादुई था कि उसका गुस्सा पिघलने लगा। विराज उसके पीछे खड़ा हो गया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाया। 5 साल पहले मैंने तुम्हें खो दिया था क्योंकि मैं नशे में था, लेकिन आज मैं पूरे होश में हूं अनाया। मैं तुमसे प्यार करता हूं, हद से ज्यादा, जुनून की हद तक। उसने अनाया का हाथ पकड़ा और अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली। कल शादी है, लेकिन दूल्हा मैं हूं और दुल्हन तुम होगी, ये मेरा वादा है। उसने वो अंगूठी अनाया की उंगली में पहना दी। अनाया कुछ बोल नहीं पाई, बस आंसू उसकी आंखों से बह निकले। क्या ये जबरदस्ती थी या मुकम्मल इश्क, वो तय नहीं कर पा रही थी। एपिसोड 43, लाल जोड़ा और एक ही रंग। अगली सुबह अनाया के घर पर एक बड़ा सा पार्सल आया। जब उसने उसे खोला तो उसमें 3 जोड़े कपड़े थे। एक गहरा मरून रंग का बेहद खूबसूरत डिजाइनर लहंगा अनाया के लिए, और उसी रंग और डिजाइन की शेरवानी आहान के लिए, और वैसा ही लहंगा मायरा के लिए। साथ में एक नोट था, आज शाम मेरी शादी है और मेरा परिवार मेरे साथ होना चाहिए, तैयार रहना, तुम्हारा विराज। अनाया का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो समझ गई थी कि विराज ने हार नहीं मानी है। आहान ने जब वो शेरवानी देखी तो गुस्से में फेंक दी। मैं उस मिस्टर थीफ के दिए कपड़े नहीं पहनूंगा। लेकिन अनाया जानती थी कि विराज को ना कहना आग से खेलना जैसा है। उसने बच्चों को मनाया, बेटा हमें बस शादी में जाना है, प्लीज मम्मा के लिए पहन लो। शाम को जब अनाया, आहान और मायरा सिंघानिया मेंशन पहुंचे तो सबकी नजरें उन पर टिक गई। तीनों ने मरून रंग के कपड़े पहने थे और इत्तेफाक से या विराज की साजिश से विराज ने भी उसी रंग की शेरवानी पहनी थी। वो चारों एक परफेक्ट रॉयल फैमिली लग रहे थे। समीरा ये देखकर जल भुन गई। उसने सोचा था कि आज उसकी जीत का दिन है, लेकिन अनाया की खूबसूरती ने उसे फीका कर दिया था। विक्रांत ने समीरा को शांत किया। चिंता मत करो, बस कुछ घंटों की बात है। फेरे होते ही ये जायदाद और विराज दोनों तुम्हारे होंगे। समारोह शुरू हुआ। ढोल की थाप और शहनाई की गूंज के बीच विराज की नजरें सिर्फ अनाया पर थीं। वो मंडप में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान पंडित के मंत्रों पर नहीं बल्कि सामने खड़ी अनाया पर था। अनाया को खुद को बहुत असहज महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर रही है यहाँ आकर। तभी कियारा दौड़कर अनाया के पास आई। मम्मा, मतलब आंटी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं, उसने कहा। अनाया ने उसे गले लगा लिया। विराज ने एक इशारा किया और कबीर ने सिर हिलाया। खेल शुरू होने वाला था। असली दुल्हन को मंडप तक पहुंचने से रोकना था और इसके लिए विराज ने अपना सबसे बड़ा मोहरा तैयार रखा था, उसकी अपनी बेटी कियारा।
एपिसोड 44 बंद दरवाजा और बदली हुई दुल्हन। मुहूर्त का समय हो रहा था। पंडित जी ने आवाज लगाई, वधू को बुलाइए। समीरा अपने कमरे में तैयार होकर आईने के सामने इतरा रही थी। वो नीचे जाने ही वाली थी कि कियारा अरुषि उसके कमरे में आई और बोली, मम्मा, पापा ने एक सरप्राइज गिफ्ट भेजा है, लेकिन वो वॉशरूम में रखा है। लालची समीरा तुरंत वॉशरूम की तरफ भागी। जैसे ही वो अंदर गई, कियारा ने बाहर से कुंडी लगा दी। अरे ये क्या बदतमीजी है, दरवाजा खोलो, समीरा चिल्लाई। लेकिन कियारा ने वहां तेज मंजीत चला दिया ताकि उसकी आवाज बाहर ना जा सके। नीचे मंडप में सब इंतजार कर रहे थे। विराज ने घड़ी देखी और मुस्कुराया। तभी कियारा घबराई सी नीचे आई और अनाया के पास जाकर बोली, आंटी, मम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो वॉशरूम में गिर गई हैं। पंडित जी कह रहे हैं मुहूर्त निकल जाएगा। प्लीज आप बस घूंघट ओढ़कर थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए ना, पापा बहुत गुस्सा करेंगे वरना। अनाया हैरान रह गई। क्या, मैं कैसे बैठ सकती हूँ? उसने मना किया। लेकिन सावित्री देवी यानी नंदिनी जी और जानवी भाभी ने भी, जो शायद विराज के प्लान का हिस्सा थीं, या हालात से मजबूर, अनाया से आग्रह किया, बेटा बस रस्म की खातिर बैठ जाओ, अब शगुन हो जाएगा। जानवी ने धीरे से कहा। परिस्थितियों के दबाव और कियारा की जिद के आगे अनाया झुक गई। उसे लगा कि ये सिर्फ एक नाटक है। उसने लंबा घूंघट ओढ़ा और कांपते कदमों से मंडप की ओर बढ़ी। जैसे ही वो विराज के बगल में बैठी, विराज ने टेबल के नीचे उसका हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श अनाया को करंट जैसा लगा। मैंने कहा था ना, दुल्हन तुम ही होगी, विराज ने धीरे से फुसफुसाया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। अनाया उठना चाहती थी, लेकिन विराज की पकड़ सख्त थी। फेरे शुरू हो गए। अग्नि के 7 फेरे लेते हुए अनाया का दिल डूब रहा था, जबकि विराज की आंखों में जीत की चमक थी। जब तक समीरा दरवाजा तोड़कर बाहर आती, तब तक विराज अनाया की मांग में सिंदूर भर चुका था। घूंघट उठा और पूरी दुनिया के सामने सच आ गया। मिसेस सिंघानिया कोई और नहीं, अनाया थी। समीरा सीढ़ियों पर खड़ी चीखती रह गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एपिसोड 45 सच का तमाशा और रिश्तों की नई इबारत। मंडप में सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे केवल समीरा की चीख ने तोड़ा। वो सीढ़ियों पर खड़ी होकर पागलों की तरह चिल्ला रही थी, ये शादी धोखे से हुई है, ये मान्य नहीं है, मैं असली दुल्हन हूँ और ये औरत मेरी जगह कैसे ले सकती है। समीरा ने दौड़कर अनाया के पास जाने की कोशिश की और उसका घूंघट छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कमरे में बंद करने और मेरी जगह लेने की? समीरा गुस्से में आग बबूला हो रही थी, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ अनाया तक पहुंचता, विराज सिंघानिया ने उसका हाथ हवा में ही थाम लिया। विराज की पकड़ इतनी सख्त थी कि समीरा की कलाई चटकने लगी। विराज ने उसे एक झटके से दूर धकेला और दहाड़ा, अपनी जुबान और हाथ दोनों को काबू में रखो समीरा। अनाया अब मेरी पत्नी है, मिसेस विराज सिंघानिया, और जहाँ तक जगह लेने की बात है, तो ये जगह हमेशा से अनाया की ही थी। तुमने तो बस जबरदस्ती घुसने की कोशिश की थी। समीरा ने दर्द से कराहते हुए विक्रांत की ओर देखा। उम्मीद थी कि उसका साथी उसकी मदद करेगा। विक्रांत, तुम चुप क्यों हो? बोलो ना कि इस अनाया ने मुझे कमरे में बंद किया था। तभी भीड़ से एक मासूम लेकिन दृढ़ आवाज आई, मम्मा झूठ बोल रही हैं, अनाया आंटी ने उन्हें बंद नहीं किया था, मैंने किया था। सबकी नजरें कियारा पर टिक गईं। कियारा जो अब तक सहमी सी रहती थी, आज बेहद आत्मविश्वास के साथ आगे आई। समीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। कियारा, तुम अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? समीरा ने भावनात्मक नाटक करने की कोशिश की। कियारा ने समीरा की आंखों में आंखें डालकर कहा, आप मेरी माँ नहीं है और अब मुझे सब पता चल चुका है। मैंने आपकी और बड़े पापा की बातें सुन ली थी। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं एक अनाथ हूँ जिसे आपने सिर्फ इसलिए गोद लिया था ताकि आप पापा की जायदाद हड़प सके। आप मुझसे प्यार नहीं करती, आप सिर्फ इस घर के वारिस के नाम पर पैसा चाहती थी। कियारा के इस खुलासे ने सिंघानिया मैंशन की नींव हिला दी। सावित्री देवी और यशवर्धन सन्न रह गए। जिस बच्ची को वो अपने घर का खून मान रहे थे, वो एक साजिश का मोहरा थी। एपिसोड 46 वारिस का सच और भाई का धोखा। कियारा के खुलासे के बाद हॉल में एक भारी खामोशी छा गई। जानवी कांपते कदमों से विक्रांत के पास गई। उनकी आंखों में आंसू और अविश्वास था। विक्रांत, क्या ये सच है? क्या आपने सिर्फ जायदाद के लिए इतना बड़ा झूठ बोला? आपने एक अनाथ बच्ची का इस्तेमाल किया और उसे अपनी बेटी बताया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती थी? जानवी की आवाज टूट रही थी। विक्रांत नजरें चुरा रहा था। उसका अपराध सबके सामने नंगा हो चुका था। विराज ने अपनी भाभी को सहारा दिया और भारी आवाज में कहा, हाँ भाभी, ये सच है। भाई साहब ने मुझसे कहा था कि कियारा उनकी और समीरा की बेटी है, लेकिन वो शादी नहीं कर सकते। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उसे अपना नाम दूं ताकि आपकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। मैंने सिर्फ आपकी खुशी के लिए कियारा को अपनी बेटी माना, जबकि मुझे पता था कि ये सब एक खेल था। यशवर्धन सिंघानिया ने गुस्से में विक्रांत की ओर देखा। हमें लगा था तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम तो गिरते ही चले गए। जायदाद, तुम्हें लगता था कि हमने विराज को सीईओ बनाकर तुम्हारा हक छीना, जबकि हकीकत ये थी कि मैं तुम्हें लंदन का पूरा बिजनेस सौंपने वाला था। लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम किसी भी चीज के लायक नहीं हो।
विक्रांत शर्मिंदगी और गुस्से में वहां से चला गया, अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। अब बारी समीरा की थी। विराज उसके पास गया और उंगली दिखाते हुए कहा, तुम्हारा खेल खत्म समीरा। मेरे घर, मेरे परिवार और मेरी बेटी कियारा से दूर हो जाओ। अगर दोबारा यहाँ नजर आई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। गार्ड्स ने समीरा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वो चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उसके लालच का अंत सड़क पर ही हुआ। अब घर में सिर्फ अपने बचे थे। विराज ने आहान और मायरा को आगे किया। माँ, पापा, ये है मेरे असली वारिस, आहान और मायरा, अनाया और मेरे बच्चे। सावित्री देवी और यशवर्धन ने जब अपने सगे पोता पोती को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन आहान अभी भी गुस्से में था। विराज ने अनाया का हाथ थामा और कियारा को पास बुलाकर पूछा, अनाया, क्या तुम कियारा को भी वही प्यार दोगी जो तुम आहान और मायरा को देती हो? क्या तुम उसकी माँ बनोगी? अनाया ने नम आंखों से कियारा को गले लगा लिया और कहा, कियारा मेरी पहली बेटी है, आज से ये सिर्फ मेरी है। कियारा, जिसे पहली बार एक माँ की ममता मिली थी, अनाया से लिपटकर रो पड़ी। लेकिन एक कोने में खड़ा आहान अभी भी विराज को घूर रहा था। उसने साफ शब्दों में कहा, ठीक है, मैं कियारा को अपनी बहन मानता हूँ, लेकिन मैं इस मिस्टर थीफ को अपना पापा कभी नहीं मानूंगा। शादी की रस्में और ड्रामा खत्म होने के बाद रात हो चुकी थी। सिंघानिया मैंशन में अब एक नई शांति थी। अनाया को विराज के कमरे में ले जाया गया, जिसे फूलों से खूबसूरती से सजाया गया था। अनाया की दिल की धड़कनें तेज थीं। वो बेड के किनारे बैठी थी, लाल साड़ी में सजी हुई, और अपने हाथों की मेहंदी देख रही थी जिस पर विराज का नाम लिखा था। दरवाजा खुला और विराज अंदर आया। उसने दरवाजा लॉक किया और धीरे धीरे अनाया की तरफ बढ़ा। तो आखिरकार तुम मेरी हो गई मिसेस सिंघानिया, विराज ने एक मादक मुस्कान के साथ कहा। वो अनाया के करीब आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। पिछली बार तुम बेहोश थी अनाया, लेकिन आज रात हम दोनों होश में हैं। विराज ने फुसफुसाते हुए उसके माथे को चूमा। अनाया कांप उठी। पुरानी यादें और नई शुरुआत का डर उसे जकड़ रहा था। विराज उसके होठों के करीब झुकने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। धड़ धड़ धड़। विराज ने झुंझलाकर दरवाजा खोला। सामने मायरा यानी रूही खड़ी थी, हाथ में अपना तकिया लिए। वो विराज को इग्नोर करती हुई सीधे अंदर घुस आई और बेड पर चढ़कर अनाया से लिपट गई। मम्मा, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे आपके पास सोना है, मायरा ने मासूमियत से कहा। विराज अभी इस सदमे से उभरा भी नहीं था कि कियारा भी वहां आ गई। मम्मा, क्या मैं भी आपके साथ सो सकती हूँ? मुझे डर लग रहा है। उसने भी बेड पर कब्जा कर लिया। विराज अपने ही सुहागरात के बेड पर जगह ढूंढ रहा था, जो अब 3 देवियों यानी अनाया, मायरा और कियारा ने घेर लिया था। अनाया अपनी हंसी दबा रही थी। उसने विराज की तरफ देखा और मासूमियत से कहा, विराज, यहाँ तो जगह ही नहीं है। आप आहान के कमरे में जाकर सो जाइए ना। विराज ने अनाया को घूरा, फिर बड़बड़ाते हुए कहा, बढ़िया, अपनी ही शादी की रात मुझे मेरे ही कमरे से निकाला जा रहा है। वो पैर पटकते हुए आहान के कमरे में गया। वहां आहान रणवीर जाग रहा था। विराज को देखते ही उसने मुंह फेर लिया। विराज ने उसके बगल में लेटने की कोशिश की तो आहान ने तकिया बीच में रख दिया और चेतावनी दी, अपनी सीमा में रहिए मिस्टर सिंघानिया, ये मेरा बेड है। विराज मुस्कुराया। उसने आहान को जबरदस्ती गले लगाया और सो गया। सुबह जब अनाया ने आकर देखा तो बाप बेटे एक दूसरे से लिपटे कर सो रहे थे, बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल जिद्दी। अनाया ने वो पल अपने फोन में कैद कर लिया, ये जानते हुए कि उसकी हैप्पी फैमिली की शुरुआत हो चुकी है, भले ही उसमें अभी थोड़ी तकरार बाकी थी। एपिसोड 48। सुहागरात की वो रात विराज सिंघानिया के लिए किसी विडंबना से कम नहीं थी। अपने ही बेडरूम से बेदखल होकर वो आहान रणवीर के कमरे के बाहर खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। कमरे के अंदर आहान बिस्तर के बीचों बीच बैठा था, जैसे किसी युद्ध के मैदान में डटा हुआ सिपाही। उसकी छोटी सी भौएं तनी हुई थी और बाहें सीने पर बंधी थी। विराज को देखते ही आहान ने अपनी नजरों में वही पुरानी नफरत भर ली। विराज ने दरवाजा बंद किया और बिस्तर की तरफ बढ़ा। सुनो छोटे नवाब, आज की रात के लिए ये कमरा हम शेयर कर रहे हैं। मेरी बीवी और बेटियां मेरे कमरे पर कब्जा कर चुकी हैं, तो मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। आहान ने तुरंत अपने बगल में रखा एक बड़ा सा तकिया उठाया और बिस्तर के बीच में एक दीवार की तरह रख दिया। ये आपका हिस्सा है और ये मेरा, आहान ने सख्त लहजे में चेतावनी दी। खबरदार जो इस लाइन को पार करने की कोशिश की। मैं अपनी मम्मा की तरह सीधा नहीं हूँ जो आपकी बातों में आ जाऊंगा। आप मेरे लिए सिर्फ मिस्टर थीफ हैं और हमेशा रहेंगे। विराज को एक पल के लिए गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे हंसी आ गई। ये बच्चा बिल्कुल उसी का अक्स था, वही जिद, वही तेवर। विराज ने चुपचाप उस तकिए की सरहद को स्वीकार कर लिया और बिस्तर के दूसरी तरफ लेट गया। कमरे की बत्तियां बुझ गईं, लेकिन नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। अंधेरे में आहान की आवाज गूंजी, आपने मम्मा को क्यों रुलाया था? वो आपसे बहुत डरती हैं, मैंने देखा है। विराज का दिल एक बार फिर भारी हो गया। उसने छत को घूरते हुए जवाब दिया, मैंने उन्हें जानबूझकर नहीं रुलाया आहान। कभी कभी बड़े भी गलतियां करते हैं, लेकिन मैं उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। आहान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस करवट बदल ली। रात गहरी होती गई और थकान ने दोनों दुश्मनों को अपनी आगोश में ले लिया।
अनजाने में नींद के आगोश में विराज का हाथ सरहद यानी तकिए को पार कर गया और उसने आहान को अपनी बाहों में भर लिया। आहान भी, जिसे शायद एक पिता की गर्माहट की अनकही चाहत थी, नींद में विराज के सीने से लिपट गया। सुबह का सूरज जब निकलेगा तो ये नजारा रिश्तों की एक नई कहानी कहने वाला था। एपिसोड 49। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें सिंघानिया मैंशन की खिड़कियों से झांक रही थी। अनाया की आंखें खुली तो उसने खुद को मायरा यानी रूही और कियारा के बीच में पाया। दोनों बच्चियों से चिपक कर सो रही थी। अनाया के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। उसने धीरे से खुद को छुड़ाया और तैयार होने चली गई। आज इस घर में उसकी पहली सुबह थी, मिसेस अनाया विराज सिंघानिया के रूप में। उसने खूबसूरत लाल रंग की शिफॉन साड़ी पहनी, गीले बालों को तौलिए से सुखाया और मांग में सिंदूर भरा। आईने में अपनी छवि देख उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी इतनी बदल चुकी है। तैयार होकर वो दबे पांव आहान के कमरे की तरफ बढ़ी। उसे चिंता थी कि कहीं बाप बेटे में रात भर जंग न छिड़ गई हो। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उसकी हंसी छूट गई और आंखें नम हो गई। बिस्तर पर विराज और आहान एक दूसरे से लिपटे कर सो रहे थे। आहान का सिर विराज के सीने पर था और विराज का मजबूत हाथ आहान की सुरक्षा कर रहा था। उनका तकिए वाला बंटवारा जमीन पर पड़ा था। अनाया ने तुरंत पास रखे विराज के फोन से इस दुर्लभ और प्यारे पल की तस्वीर खींच ली। ये तस्वीर उसके दिल के सबसे करीब होने वाली थी। वो कमरे को व्यवस्थित करने लगी, तभी उसे अपनी कमर पर एक मजबूत स्पर्श महसूस हुआ। अनाया सिहर उठी। उसने पलट कर देखा तो विराज जाग चुका था और उसे अपनी बाहों में कैद कर रहा था। गुड मॉर्निंग वाइफ, विराज ने उसकी गर्दन पर झुकते हुए अपनी भारी नींद भरी आवाज में कहा। अनाया का दिल जोरों से धड़कने लगा। विराज, छोड़िए, आहान जाग जाएगा, वो फुसफुसाई। विराज ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसके करीब आते हुए बोला, जागने दो, उसे भी पता होना चाहिए कि उसके पिता अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं। विराज अनाया के होठों के करीब झुकने ही वाला था कि तभी एक तमतमाती हुई आवाज आई, मिस्टर थीफ, मेरी मम्मा से दूर रहिए। आहान बिस्तर पर खड़ा था। उसकी आंखें नींद से भरी थी, लेकिन तेवर वही पुराने थे। अनाया झटपट विराज से अलग हुई और आहान को चूमते हुए वहां से भाग गई, जबकि विराज और आहान एक दूसरे को घूरते रह गए, एक प्यार से, दूसरे गुस्से से। एपिसोड 50। नाश्ते की मेज पर पूरा सिंघानिया परिवार इकट्ठा था। आज अनाया की पहली रसोई थी। उसने परंपरा के अनुसार मीठा बनाया था, गाजर का हलवा और खीर। अनाया ने डरते डरते सबसे पहले यशवर्धन जी यानी ससुर और सावित्री देवी यानी सास को गाजर का हलवा परोसा। यशवर्धन जी ने एक चम्मच खाया और मुस्कुरा उठे, वाह अनाया बेटी, आज बरसों बाद घर में ऐसा स्वाद आया है। जानवी भाभी ने भी अनाया की तारीफों के पुल बांध दिए। विराज अपनी कुर्सी पर किसी राजा की तरह बैठा था। जब अनाया उसके पास आई तो उसने धीरे से कहा, सिर्फ हलवा नहीं, मुझे अपने इनाम में कुछ और भी चाहिए मिसेस सिंघानिया। अनाया शर्म से लाल हो गई और वहां से खिसक ली। तभी मायरा विराज का फोन लेकर दौड़ती हुई आई। दादू दादी, देखो पापा और भाई कितने क्यूट लग रहे हैं। उसने वो तस्वीर सबको दिखा दी जो अनाया ने सुबह खींची थी। तस्वीर में आहान विराज के गले लगकर सो रहा था और विराज ने उसे अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। ये देखकर डाइनिंग टेबल पर हंसी के फवारे छूट गए। आहान का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसने झटके से सफाई दी, ये झूठ है, ये फोटोशॉप है, इन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़ा होगा। विराज ने अपनी कॉफी का घूंट भरते हुए एक विजयी मुस्कान के साथ आहान को देखा और आंख मारी। आहान चिढ़कर मुंह फुलाकर बैठ गया। माहौल खुशनुमा था कि तभी जानवी भाभी ने छेड़ा, विराज, अब शादी हो गई है तो तुम दोनों को कहीं घूमने जाना चाहिए। हनीमून पर जाओ, एक दूसरे को वक्त दो। विराज की आंखों में चमक आ गई। वो यही चाहता था, अनाया के साथ अकेले वक्त बिताना, उसे अपनी दुनिया दिखाना। लेकिन इससे पहले कि वो हाँ कहता, आहान ने अपना चम्मच मेज पर पटका, बिल्कुल नहीं, मम्मा कहीं अकेले नहीं जाएंगी। अगर मम्मा जाएंगी तो हम भी जाएंगे, आहान ने ऐलान कर दिया। मायरा और कियारा ने भी सुर में सुर मिलाया, हाँ हम भी जाएंगे। विराज ने अपना माथा पीट लिया। उसका रोमांटिक हनीमून अब एक फैमिली पिकनिक बनने वाला था। अनाया अपनी हंसी छिपाते हुए विराज के बेबस चेहरे को देख रही थी। एपिसोड 51। नाश्ते के बाद सिंघानिया मैंशन का माहौल उत्सव जैसा था। पहली रसोई की रस्म पूरी हो चुकी थी और अब बारी थी मुंह दिखाई की। सावित्री देवी यानी नंदिनी जी ने अपनी संदूकची से सोने के भारी कंगन निकाले और बड़े प्यार से अनाया की कलाई में पहना दिए। सदा सुहागन रहो बेटा, ये कंगन मेरे पुश्तैनी है, आज से ये तुम्हारे हुए, सावित्री देवी ने आशीर्वाद देते हुए कहा। इसके बाद जानवी भाभी आगे आईं। उन्होंने अनाया के गले में एक बेहद कीमती डायमंड नेकलेस पहनाया। ये मेरी तरफ से मेरी छोटी बहन के लिए, जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब बारी थी विराज की। सबकी नजरें उस पर टिकी थीं। विराज ने अपनी जेब से एक मखमली बॉक्स निकाला और उसमें से एक बेशकीमती डायमंड रिंग निकाली। उसने अनाया का बाया हाथ अपने हाथ में लिया और सबकी मौजूदगी में उसे वो अंगूठी पहना दी। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं मिसेस सिंघानिया, ये वादा है कि तुम्हारा हर आने वाला कल आज से बेहतर होगा। अनाया का चेहरा शर्म से लाल हो गया, जबकि हॉल में तालियां गूंज उठी। खुशियों के इस शोर के बीच अनाया की नजर डाइनिंग टेबल की एक खाली कुर्सी पर गई। विक्रांत यानी आकाश वहां नहीं था। जानवी ने अनाया की नजर को भांप लिया और धीरे से कहा,
विक्रांत अपने कमरे में है। वो अभी किसी से नजरें मिलाने की हालत में नहीं है। विक्रांत अपने किए पर इतना शर्मिंदा था कि उसने नीचे आने से साफ मना कर दिया था। उसने जाह्नवी से कह दिया था कि अगर उसे खाना है तो वो कमरे में ही खाएगा, सबके सामने नहीं। जाह्नवी ने गहरी सांस ली और रसोइये को विक्रांत का नाश्ता ऊपर भिजवाने का इशारा किया। घर में जश्न तो था, लेकिन एक रिश्ते की दरार अभी भी भरी नहीं थी। एपिसोड 52। नाश्ते के बाद सब लोग लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। मायरा यानी रूही और कियारा यानी आरुषि विराज का फोन लेकर गेम खेल रही थी और बीच बीच में खिलखिला रही थी। दूसरी तरफ आहान यानी रणवीर बच्चों के साथ खेलने के बजाय बड़ों के बीच सोफे पर बैठा था। उसके चेहरे पर वही चिर परिचित गंभीरता थी, जैसे वो कोई 4 साल का बच्चा नहीं बल्कि घर का बड़ा बुजुर्ग हो। उसे इन खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी अचानक मायरा और कियारा जोर जोर से हंसने लगी। उनकी हंसी इतनी तेज थी कि सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया। विराज ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ प्रिंसेस, ऐसा क्या देख लिया फोन में? मायरा दौड़ती हुई विराज के पास आई और फोन की स्क्रीन दिखाते हुए बोली, पापा देखो आप और भाई कितने क्यूट लग रहे हो। विराज ने फोन देखा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। स्क्रीन पर वो तस्वीर थी जो सुबह अनाया ने खींची थी, जिसमें आहान विराज के गले लगकर सो रहा था और विराज ने उसे अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। फोन सबके हाथों में घूमा और हर कोई उस प्यारी तस्वीर को देखकर आह करने लगा। सावित्री देवी ने तस्वीर चूमते हुए कहा, नजर न लगे मेरे दोनों बच्चों को। आहान ये सब देख सुनकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फोन में ऐसा क्या है। वो कूदकर दादी के पास गया और बोला, दादी मुझे भी दिखाओ। जैसे ही उसने तस्वीर देखी उसके होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने दुश्मन मिस्टर थीफ के गले लगकर सो रहा है। शर्म और गुस्से के मारे उसका चेहरा लाल हो गया। उसने झटके से फोन मेज पर पटका और चिल्लाया, ये झूठ है, ये अच्छी फोटो नहीं है, और ये खींची किसने है? अनाया ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, मैंने खींची है बेटा, और ये बहुत प्यारी है, मैं तो इसे फ्रेम करवाऊंगी। आहान बेचारा अपनी माँ को कुछ नहीं बोल सकता था, इसलिए मुंह फुलाकर बैठ गया। जबकि